अल्लाह पाक खैर करे। थैंक यू। बस दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। MA2 हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स का हाफ चैप्टर डन कर चुके थे, जिसमें हमने तीनों टेक्निक्स वैल्यूएशन की सीखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फीफो, लीफो और एफको। जी जी। और उसके नोट्स के ऊपर बातचीत चल रही थी कि वहां पे हम ड्रॉप कर गए। हम्म। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जहां हमने ड्रॉप किया था। आपने तीनों मेथड्स के नोट्स पढ़े, तो आपको क्या चीज आपने देखी उसमें सिमिलैरिटी? अ, तीनों सिमिलर ही थे। सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट थे। तो जी। बेसिकली जो तीनों नोट्स थे, वो नोट में फॉर्मूला एक गिवन था, और उस फॉर्मूला को हम देख रहे थे कि वो फॉर्मूला आखिर अप्लाई कैसे होगा। बेसिकली इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट एन इक्वेशन। एंड वो इक्वेशन अगर आपको एग्जाम में याद रहेगी तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हो सकता है उसका कोई 2 मार्क का MCQ निकल के आ जाए। अच्छा। जी, तो व्हाट्स द इक्वेशन? द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इशूड, यानी कि वो मटेरियल जो आप इशू कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे निकाला है कॉस्ट ऑफ इशूज। ओके, मैं जरा रेड पेन से करती हूँ ताकि नजर आए। दिस कॉस्ट ऑफ इशूज, ठीक है। ये जो कॉस्ट हम्म। ऑफ इशूज आपने निकाला है, कॉस्ट ऑफ इशूज प्लस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ये जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेजेस प्लस वैल्यू ऑफ द ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। अब एग्जाम में हो सकता है ये जो चार चीजें आपको गिवन है, इन चार में से कोई भी तीन चीजें आपको गिवन है और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। हो सकता है वो आपको कहें कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट कीजिए। सो लेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, और बाकी सब कुछ आपको एक सिमिलर सम फीफो का दिया हुआ होगा, और उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस है। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होंगी। यानी डायरेक्टली आपको नहीं बताया जा रहा होगा ये हम फलां इक्वेशन से बता रहे हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि जरा ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो बताना। तो अगर स्टूडेंट को ये इक्वेशन याद रहा तो वो एग्जैक्टली पिक कर लेगा कि हाँ, ये मिसिंग लिंक है और ये इक्वेशन है जिसके जरिए ये सॉल्व होगा। दैट सही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ओके, अब आइए सेकंड नोट। सेकंड ये मेरी नोट, एम की बुक में भी होगा? ये MA2 की ही बुक है, वही खुली भी है अच्छा मैंने। अच्छा। नहीं, वो लास्ट टाइम आप किसी और बुक से कुछ करा रही थी ना? हाँ, वो मैं F2 की बुक से आपको लीफो फीफो और एफको का एग्जाम्पल पूरा दिया था, ठीक है। और वहां पे ठीक वो है। दोनों नोट्स थे। यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं, ये MA2 का खुला ठीक हुआ है। है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, अब आइए, और यहाँ MA2 में भी ये नोट्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये सेकंड नोट पढ़िएगा। इन अ पीरियड ऑफ In a period of inflation, there is a tendency with flow, लीफो। it is a tendency with LIFO for the following to occur. Materials are issued at a price which approximates to current market value. Closing inventories become undervalued when compared to market value. अच्छा, LIFO क्या? में ऐसा होता है, इसका मतलब यही। ठीक है, अब इसमें क्या बात समझ आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन। Materials are issued at a price which approximates to current market value. मटेरियल जो इशू होंगे, जिस प्राइस पे इशू हो रहे होंगे, वो अप्रोक्सीमेटली जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके बराबर होंगे बिल्कुल सही। लीफो में। अच्छा, बिल्कुल और उसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बिकम अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है अंडर वैल्यू हो जाएगी कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, इट्स बट ऑब्वियस एंड ऑफ कोर्स, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड चल रहा है। तो जो आखिर हम्म। में माल आया है वो आप पहले बेच रहे हो। तो जो अभी हम्म। लेटेस्ट माल आया है, आखिर में आया है, वो तो मार्केट वैल्यू पे ही आया है ना। बिल्कुल महंगा है वो तो तो। वो जब आप इशू कर रहे हो तो वो तो मार्केट वैल्यू पे ही होगा ना। बिल्कुल। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास बच रही है, एंड में माल बच रहा है, वो तो वो माल बच रहा है जो बहुत पहले का आया पड़ा हुआ है। तो वो हम्म। जो बहुत पहले का आया पड़ा हुआ है वो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड होगा मार्केट वैल्यू से। यस और नो? यस। अब ये सेम सेम सिनेरियो, सेम नोट, अब आप फीफो का, आप मुझे बताएं कि फीफो में क्या सीन होगा इन्फ्लेशन के दौरान। फीफो में उसका इसका अपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फीफो में हम्म। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया उसको आप बेचोगे। हम्म। तो जो बिल्कुल। मटेरियल इशू करोगे वो करंट हाँ। मार्केट वैल्यू से लो होगा। यस और नो? सही है।
बिल्कुल होगा। और जो क्लोजिंग और इन्वेंट्री में माल बच गया है वो माल बचा है जो बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है, हम्म। वो मार्केट तो वैल्यू उसकी वैल्यू भी बराबर ज्यादा होगा। होगी। मार्केट रेट बराबर होगा, ज्यादा होगा। बराबर होगा तकरीबन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। करीब करीब होगा बिल्कुल। ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो बस सिंपल हो गई बात। अब आइए क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज प्राइसिंग पे। इसके नोट्स पे क्या लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट वाला तो वही है, इक्वेशन ही है। अब देखो तीनों में एक इक्वेशन दी हुई है तो उसकी इंपॉर्टेंस सोचो कितनी होगी। ठीक है। हम्म। अब आइए ये सेकंड नोट पढ़िए। In a period of inflation, using the cumulative weighted average pricing system, the value of material issues will rise gradually, but will tend tend to lag a little behind the current market value at the date of issue. Closing inventory values will also be a little below current market value. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखो, इसका जो मेथड ही है ना उसका नाम है वेटेड एवरेज प्राइसिंग। एवरेज का वर्ड आ गया है। जब भी बिल्कुल। एवरेज आप निकालते हो तो वो करंट मार्केट वैल्यू से कम ही होता है। मतलब वो कभी भी उसको एक्सीड नहीं करेगा, ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी एन एवरेज। तो एवरेज बिल्कुल। है तो उसकी जो मटेरियल इश्यूज की प्राइस है वो ग्रेजुअली राइज हो रही है। भले जितनी भी महंगाई हो वो ग्रेजुअली बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि एवरेज प्राइस आप निकाल करके फाइंड आउट कर रहे हो। और हम्म। यूजुअली इट टेंड्स टू लैग अ लिटिल बिहाइंड द करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू से हमेशा ये जरा कम की तरफ ही रहेगी। और सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो भी करंट वैल्यू से कम रहेगी, क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली एवरेज निकाल रहे हो। आप अच्छा, इसमें दोनों फर्स्ट इन चीजें ही कम फर्स्ट आउट रहेंगी। ले रहे हो ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट ले रहे हो, आप एवरेज निकाल रहे हो। आप देखो ना, हम्म। टोटल करके फिर डिवाइड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो एवरेज निकल हम्म। करके आएगा। तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू से क्या होगा? कम ही रहेगा। कम ठीक है, रहेगा। क्लियर? ठीक है। तो यहां तक ठीक है, हमारे समझ ये गया। पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम आ रहे हैं पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग। ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग क्या है? ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट मेथड बनाया गया है, क्योंकि जब आपने ऊपर वेटेड एवरेज प्राइसिंग देखा तो आपने कहा यार ये इतना बड़ा सम, ये कैसे डिवाइड, ये तो खाली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम घबरा गए हैं। आप इसको रियल हम्म। लाइफ में अप्लाई कर पाओगे? ये सोचो, एक कारोबार, एक सुपरमार्ट जिसके पास लाखों की तादाद में इन्वेंट्री है और हर हम्म। इन्वेंट्री की वैल्यू अलग है और यूनिट्स अलग हैं, तो उस पे वेटेड एवरेज अप्लाई करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बिल्कुल। तो इसके बजाय उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला कि जिससे वेटेड एवरेज प्राइसिंग हम कर सकें। और वो शॉर्टकट क्या है? उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। दिस इज सही द है। फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन द पीरियड, जितना भी माल रिसीव हुआ है उसकी कॉस्ट, प्लस ठीक है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, द हम्म। होल थिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन द पीरियड, जितना माल रिसीव हुआ है, प्लस नंबर सही ऑफ है। यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, जो माल ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़ा था। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सारी रिसीट्स की कॉस्ट प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, फिर सारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो रिसीव हुए और प्लस जो ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए थे यूनिट्स। ठीक है। सही। तो ये जब आप करोगे तो आपके पास क्या निकल करके आएगा? इशू प्राइस। पीरियोडिक वेटेड जो एवरेज हम बार प्राइसिंग। बार डिवाइड कर रहे हैं ना, प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड, जो एवरेज बार बार निकाल रहे हैं वो हम उस लंबे पेंडे से बच जाएंगे ये ठीक। शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके। तो हमने एक इशू प्राइस निकाल ली और अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डेट ऑफ, वही तमाम इश्यूज को लेना है। 4 तारीख को क्या कितना इशू हुआ, 11 तारीख को कितना इशू हुआ, 20 तारीख को कितना इशू हुआ, जितनी भी क्वांटिटी इशू हुई है उसको सिंपली इस इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास ठीक है, वैल्यू उसको निकल आएगी। देखो। वैल्यू निकल आएगी फर्स्ट तो ये ऑर्डर आपके में। पास अगेन कॉस्ट ऑफ इश्यूज निकल के आ गए। हम्म। इसमें आपने वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देनी है प्लस परचेजेस भी। तो 1916, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 425। ठीक है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अब एग्जामिनर हम्म। आपको इसी सवाल को घुमा के पूछ सकता है कि भैया ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ क्या है, बाकी सब चीजें मेंशन्ड हो। भैया बताओ हम्म। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, बाकी सब चीजें मेंशन्ड हो सकता है वो सिर्फ पूछे कॉस्ट ऑफ इशू बता दो थ्रू पीरियोडिक वेटेड प्राइस। या वो हो सकता है ये पूछे कि नहीं बस इशू प्राइस बता दो, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसिंग से इशू प्राइस क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। सही। तो वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये है और इसमें से कुछ भी निकाल करके पूछ सकता है वो आपसे। अब आइए, विच मेथड इज करेक्ट, या कौन से मेथड को फॉलो करना चाहिए, कौन से मेथड को अहमियत देनी चाहिए। तो देखो बेटा, हर बिजनेस डिफरेंट होता है।
हर बिजनेस की नेचर अलग होती है, हर बिजनेस की नौयत अलग होती है, उसका ओनर के सोचने का तरीका अलग होता है, हर बिजनेस के वसाइल अलग होते हैं, रिसोर्सेज अलग होते हैं। किसी के पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर होता है, किसी के पास मैनुअल सिस्टम होता है। किसी के पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर में भी बहुत सोफिस्टिकेटेड, अब जैसे एआई वगैरह की चीजें आ गई हैं वो है, तो किसी के हम्म। पास एक एवरेज सा सिस्टम है। ठीक है। तो हर एक के सही। पास जो सिस्टम है, जो रिसोर्सेज हैं, जो उनका नेचर ऑफ बिजनेस है, जो उनके ओनर का माइंडसेट है, उन सबको सामने रखते हुए हर बिजनेस अपने लिए कोई एक मेथड सिलेक्ट कर लेता है। कोई फीफो सिलेक्ट कर लेता है, कोई लीफो सिलेक्ट कर लेता है, कोई वेटेड एवरेज सिलेक्ट कर लेता है। हम्म। ठीक है। अब आइए, इन तीनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है भैया? कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी बहुत बुरा नहीं है, सब एक ही बराबर है। हर बिजनेस के लिए डिफरेंट चीजें एप्लीकेबल हैं। जैसे सुपरमार्केट मॉडल के लिए फीफो इज द बेस्ट, स्पेशली फॉर द ग्रोसरी आइटम्स। लेकिन गुड। वही सुपरमार्केट में अगर वॉशिंग मशीन्स और टेक्नोलॉजी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए हैं, जैसे आजकल बहुत सारी सुपरमार्ट्स में मैं देखती हूँ, लगेजेस भी हैं और माइक्रोवेव्स भी हैं और इस्त्रियां हम्म। भी हैं और फला फला हेयर ड्रायर्स भी हैं और किचन की वो सारे मैकेनिकल वो चीजें भी हैं। तो अब ये जी। सारी चीजों के लिए फीफो जरूरी नहीं है। वो इसको लीफो में भी लेके चल सकते हैं, वो इसको वेटेड एवरेज में भी लेके चल सकते हैं, लेकिन ग्रोसरी के लिए फीफो इज द आंसर। मस्ट। मतलब इसके अलावा चला जा नहीं सकता, नहीं तो आप अपना खुद का नुकसान करोगे। बिल्कुल। ठीक है। तो ये अब डिपेंड कर वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इवन फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सुपरमार्ट एक ही बिजनेस है और उसी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हाँ। डिपेंड करते हैं। अब ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं ये आपने खुद से पढ़ना है। फीफो ठीक है। आसान है समझने के लिए, अगर कोई एसीसीए नहीं भी है तो एक मैनेजर भी उसको समझ सकता है। ठीक है, जो माल पहले आया उसको पहले निकालो, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। अच्छा, इसके अलावा लीफो को समझना ये भी सही है कि भाई जो आखिर में आया है उसको पहले निकाल लो, लेकिन फिर उसको मार्क करके रखना कि आखिर में कौन सा सामान आया है, पहले कौन सा सामान आया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हाउएवर ये इसके भी फायदे हैं और इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान आते हैं। अब आइए नेक्स्ट, एवरेज प्राइसिंग। ऑफ कोर्स फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस आर स्मूथ आउट, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है तो ये जरा एवरेज पे लेके चलता है, तो ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। इट इज ईजियर टू एडमिनिस्टर देन फीफो एंड लीफो। कहा ये जाते हैं फीफो और लीफो से ज्यादा अच्छा एवरेज वाला है, क्यों? क्योंकि आपको रिकॉर्ड करके रखने की जरूरत नहीं, याद करके रखने की जरूरत नहीं कि कौन सा माल पहले आया था, कौन सा माल बाद में आया था, हम्म। नहीं नहीं उसको निकालो, नहीं नहीं वो पीछे चला गया गोदाम में, नहीं, सिंपली एवरेज किया, दैट्स ऑल, आगे बढ़ो। डिसएडवांटेज हम्म। क्या है? इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग द मार्केट वैल्यू प्राइस। प्राइसेस टेंड टू लैग बिहाइंड मार्केट वैल्यू। तो जाहिर है ये सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नुकसानदेह है कि मैं अगर दुकानदार हूँ तो मैं तो चाहूंगा ना कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट, अगर ये हम्म। प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए है तो ये 100 रुपए में जाए, मैं क्यों उसको मार्केट वैल्यू से कम पे बेचूं? मतलब बिल्कुल। किसी भी सप्लायर का ये दिल तो नहीं होगा ना कि अगर मार्केट में इसका रेट 100 रुपए चल रहा है तो वाई शुड आई सेल इट फॉर 90 रुपीज और 80 रुपीज? वाई शुड आई हम्म। कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रॉफिट? तो वो हम्म। जाहिर है वो ये चीज फिर उनको पसंद नहीं आती, सप्लायर्स को, बिजनेस ओनर्स को। हम्म। क्लियर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने बाकी खुद से इसको गो थ्रू करना है, क्यों? क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। दो मैं इसको स्किप हम्म। कर रही हूँ थोड़ा बहुत, बिकॉज आई नो हम्म। एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू सेल्फ रीड। इट डजेंट जी। नीड जी। दैट मच ऑफ एक्सप्लेनेशन। जी। हाउएवर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रू एंड फॉल्स बहुत ज्यादा आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज में से। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स आप तभी सही कर पाओगे जब आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जैक्टली आपने देखा हुआ होगा, याद किया हुआ होगा या समझा हुआ होगा। हम्म। ठीक हो गई कहानी। अब आइए इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर एनी बिजनेस, बिकॉज देखो बिल्कुल। कारोबार हो किस चीज का रहा है? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का, या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो, तो हम्म। इन्वेंटरी बेसिकली फॉल करती है प्रोडक्ट्स से। लेकिन हम्म। सर्विसेज में भी इन्वेंटरी होती है, जैसे कि आप कह सकते हो रेस्टोरेंट सर्विस है, लेकिन रेस्टोरेंट हम्म। सर्विस किसकी दे रहा है? वो खाना ला के दे रहा है आपको। ठीक है, खाना कोई पका रहा है तो आपके पास आएगा, तो खाने की पूरी इन्वेंट्री होगी तो होगा ना कुछ। तो अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कहीं पे सिर्फ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों कंबाइन बन रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं कि सैलॉन सर्विस है, ठीक है सर्विस है, लेकिन वो कोई प्रोडक्ट यूज करके ही तो आपको वो सर्विस देने हैं ना। लाइक अगर पेडिक्योर दे रहे हैं, फेशियल दे रहे हैं, या शैम्पू कर रहे हैं, आपके बालों को वॉश कर रहे हैं, तो दे आर यूजिंग सम प्रोडक्ट्स, तो उनकी उसकी भी तो इन्वेंट्री है। ठीक है, उस एग्जैक्टली। लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे किसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेक्टर की है, लेकिन है। ओके। अब अगर मैं आपको कहूँ टीचिंग, टीचिंग इज अ सर्विस,
अब ये जो सर्विस है इसके पीछे भी तो इन्वेंट्री है। ठीक है, हम्म। उस लेवल की नहीं है जैसे कि एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की होगी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस की होगी, लेकिन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अब इस सब सूरत हाल में इन्वेंट्री कंट्रोल सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इन्वेंटरी, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक इफ वी कैन कैटेगराइज द इन्वेंट्री इनटू थ्री थिंग्स। इन्वेंट्री की टाइप्स। यस, मतलब इन्वेंट्री में कौन से तीन तरह के होंगे, चीजें, प्रोडक्ट्स होंगे या वट एवर मटीरियल होगा। प्रोडक्ट तो बहुत तरह के हो सकते हैं। ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, मैं अभी बोलूंगी ना बोलोगे हाँ ये तो पता था। ओके, इट्स, बस वही हो सकता है, प्रोडक्ट्स ही हो सकती हैं क्या, बहुत सारी, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकता है ना, तो उसकी थ्री कैटेगरीज हैं। रॉ मटेरियल की शक्ल में इन्वेंट्री हो सकती है। अच्छा। नेक्स्ट, वर्क, क्या नाम है ये वाली जो थी, वर्क इन प्रोग्रेस वाली, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स। यस, फाइनल लेकिन प्रोडक्ट्स, फिनिश ये प्रोडक्ट्स। कैसे में काउंट होगा नहीं हो सकता है, सही कह रही है। ठीक है, हो सकता है। रॉ मटेरियल समझ की शक्ल में इन्वेंट्री है, या वर्क इन प्रोग्रेस की शक्ल में है, या फिर फिनिश गुड्स की शक्ल में है। अब गया। आइए, ये इन्वेंट्री की मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे आप ये हम्म। डेफिनेशन पढ़िएगा प्लीज। Inventory control is the regulation of the inventory levels, which includes putting a value to the amounts of inventory issued and remaining. Inventory control also includes ordering, purchasing, receiving, and storing goods. तो बेसिकली ये तीन फंक्शंस हैं जो इन्वेंट्री के साथ हो रहे होते हैं। नंबर वन, ऑर्डर करना, सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करना। नंबर टू, परचेज करना, यानी उसके लिए पेमेंट देना। एंड नंबर हम्म। थ्री, रिसीविंग, यानी माल आ रहा है, गोदाम में आ रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है, जहां भी आ रहा है, शॉप पे आ रहा है, आपने उसको रिसीव किया। एंड देन हम्म। फाइनली उसको सही सलामत उसकी स्टोरेज एरिया पे जाके उसको रख दिया। तो जी। ये चार फंक्शंस हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं, ऑर्डरिंग, परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग। अब इसमें मसला क्या है, या इसमें सीखने वाली बात क्या है। तो अब देखो, सीखना ये है हमें कि नंबर वन, अगेन कीपिंग द एग्जांपल ऑफ सुपरमार्ट इन योर माइंड, यू आर द ओनर ऑफ द सुपरमार्ट। आपके गोदाम में एक कैपेसिटी है कि जिस कैपेसिटी पर आप माल वहां ला के रख सकते हो। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, 10,000 यूनिट्स इज योर कैपेसिटी, कि इस गोदाम में 10,000 से ज्यादा सामान नहीं आ सकता। तो अब आपका सुपरमार्ट कितना बड़ा है ये देखना पड़ेगा, कितने शेल्फ्स हैं, कितना माल आपके सुपरमार्ट के शेल्फ्स पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख यूनिट्स आपके सुपरमार्ट के शेल्फ्स में आ जाते हैं। अब आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है कि मेरे शेल्फ्स पे कितना सामान है, मेरे गोदाम में कितना सामान है, कितना सामान खत्म हो रहा है, और मुझे कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, एंड विच सप्लायर टू चूज। ये तीन अहम सवाल आ जाते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द इन्वेंट्री कंट्रोल। चौथा है द कैपेसिटी ऑफ योर ऑफ वेयर हाउस, यू शुड नो। फिर द हाउ वेल इक्विप्ड इज योर वेयर हाउस, हाउ वेल इक्विप्ड इज योर वेयर हाउस। ये पांच सवालात बहुत अहम है। When to बिल्कुल। order, how much to order, which supplier to choose, capacity of the warehouse, and how well equipped is your warehouse। अगर आप एज अ मैनेजर, स्टोर हाउस मैनेजर या एज एन ओनर इन बातों का ख्याल नहीं रख रहे, तो देर इज अ हाई चांस कि आपकी इन्वेंटरी मिसमैनेजमेंट हो जाए। क्या हो जाए, बिल्कुल। इन्वेंटरी मिसमैनेजमेंट। और जब मिसमैनेजमेंट होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अब्दुल्ला। बहुत आएगा, सेल्स में इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका सिस्टम आउट हो जाएगा आपका। सेल्स नहीं आएंगी, इन्वेंट्री आपकी आउट हो मतलब टाइम पे नहीं पहुंची हुई होगी, और ज़ाया भी हो सकती है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका जरा इम्पैक्ट देखेंगे कि भाई अगर हमने इन्वेंट्री को मैनेज नहीं किया सही तरीके से, मिसमैनेजमेंट हुई, तो हमें क्या क्या नुकसान भरना पड़ेगा। नंबर वन, आपने क्या कहा। मिस हो जाएगी इन्वेंट्री। मिसप्लेस हो सकती है इन्वेंट्री, ठीक है। मिसप्लेसमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और
हैंडलिंग टाइम का डिफरेंस आ सकता है कि आपको मतलब ऑर्डर्स पहुंचे हुए हों, आपने डिलीवर करना हो एक्सपेक्टेड टाइम पे, वो आपका नहीं हो पाएगा वो पूरा वो। ठीक है। अ, इसको हम यूं लिख लेते हैं, डेडलाइंस नॉट मेट। ठीक है। या डिलीवरीज डिलीवरीज नॉट मेड ऑन टाइम। हम्म। डिलीवरीज नॉट मेड ऑन टाइम, ठीक है, फिर और? अच्छा, जाया भी हो सकती है इन्वेंट्री, जैसे ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है, कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस। ठीक है, लॉस लॉस ऑफ इन्वेंट्री यानी कि जाया हो जाना हम्म। इन्वेंट्री का, एक्सपायर हो जाना, जाया हो जाना, वेस्टेज हम्म। हो जाना, नुकसान हो जाना, ठीक है। और? और वो हो सकती है, ज्यादा जमा हो सकती है इन्वेंट्री, या कम भी बढ़ सकती है। ठीक है, ओवर स्टॉकिंग और हम्म। अंडर स्टॉकिंग, दोनों हम्म। सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। ओवर स्टॉकिंग में आपके पास आपकी जगह से ज्यादा इन्वेंट्री आ गई है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से लॉस भी हो रहा है, जिसकी वजह से हम्म। मिसप्लेसमेंट भी हो रही है इन्वेंट्रीज की। और अंडर हम्म। स्टॉकिंग में क्या है कि अंडर स्टॉकिंग में आपके पास माल है ही नहीं, खत्म हो गया, यू आर आउट ऑफ स्टॉक। व्हेन यू आर आउट हम्म। ऑफ स्टॉक विच विल इम्पैक्ट द लॉस ऑफ सेल्स। कस्टमर आएगा, आपका शेल्फ खाली मिलेगा, चला जाएगा, एक दफा गया। हम्म। दूसरी दफा आया कि हमारे मैं मॉडल में दो भी दिन ऐसे ही बाद होता है। आता हूँ, 2 दिन बाद मिल जाएगा मेरा सामान, 2 दिन बाद भी नहीं मिला, तीसरे दिन आया, तीसरी दफा भी नहीं मिला, फिर वो बोलेगा यार स्विच करते हैं सुपरमार्केट, इनके पास तो जब आओ उनके शेल्फ खाली ही होते हैं। हमारे ऐसा ऑनलाइन पे में ऐसा होता है कि लिस्टिंग बेसिकली होती है ना, तो उसकी रैंकिंग चल रही होती है। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री स्टॉक आउट होए ना, आप तो वो सारी रैंकिंग बिल्कुल गिर जाती है। आप बहुत पीछे हम्म। चले जाते हैं फिर। तो ये तो आप प्रैक्टिकली इसको देख रहे हो, फेस कर रहे हो कि इट इम्पैक्ट्स अल्टीमेटली। देखो, एज एन अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भी आप कोई चीज को देखोगे ना, ये सिर्फ मैं अभी के लिए नहीं बता रही, ये आपका एक समझो माइंडसेट बनना चाहिए। और ये माइंडसेट जी। सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं बल्कि तमाम पेपर्स के लिए आप इसी लेंस से देखोगे कि जब भी हम्म। वेन एवर आई से कि अब्दुल्ला हम्म। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। हम्म। अब इम्पैक्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट। वन इज योर ऑपरेशनल इम्पैक्ट, ठीक है, ठीक है। एंड द अदर इज योर फाइनेंशियल इम्पैक्ट। हम्म। तो ये 2 मेजर इम्पैक्ट्स हैं जिसको आपने इसी लेंस से हर पेपर को देखना है और हर इम्पैक्ट को देखना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि इसका ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या है कि भाई इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट हो रही है, गुम हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा, सप्लायर से हम्म। बहस हो रही है, ठीक है, ये सब ऑपरेशनल है। ये अच्छा, हम्म। ये शेल्फ्स खाली हैं, अच्छा कस्टमर पूछ रहा है, बार बार परेशान हो रहे हैं, ये सब ऑपरेशनल मसाइल हैं। हम्म। फाइनेंशियल, इसका हर ऑपरेशनल मसाइल का एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। अब अगर इन्वेंट्री मिसप्लेस हो रही है तो अब यानी कि आप गुम हो गई, इन्वेंट्री गुम हो गई, मिल नहीं रही, हो सकता है चोरी हो गई है, अब चोरी हो गई है तो हो सकता है आपका वो मतलब जाहिर है आपके वो पैसे लॉस्ट। अब वो सप्लायर को पेमेंट भी करनी है लेकिन वो फिजिकली इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। अब आप ये नहीं बता सकते कि आया कि वो इन्वेंट्री रिसीव हुई है और यहां से गायब हुई है, या वो इन्वेंट्री आई ही नहीं। हम्म। गेटिंग द पॉइंट? तो बिल्कुल। ऑन बोथ द साइड्स नुकसान किसका है? कस्टमर का। कौन सा नुकसान? फाइनेंशियल नुकसान, जेब पे भारी पड़ेगा। आपको सप्लाई को पेमेंट करनी ही करनी है, सामान आपके पास तब भी नहीं है। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अच्छा, अब आइए लॉस ऑफ सेल्स। कस्टमर आ रहे हैं, शेल्फ में नहीं है, कस्टमर जा रहे हैं, हम्म। आपका फाइनेंशियल लॉस है क्योंकि आपकी सेल्स नहीं हो रही। फिर सेल्स नहीं हो रही, फिर जो आपका रेगुलर कस्टमर है वो आपको छोड़ देगा वन फाइन डे फ्रस्ट्रेट होके। वो बोलेगा भाई मैं जब भी हम्म। सुपरमार्ट आता हूँ, मेरी 10 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 10 में से हार्डली 3 फुलफिल होती हैं, 7 होती ही नहीं चीजें इनके पास, तो मैं यहाँ क्यों आऊँ? मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं दूसरे सुपरमार्ट जाता हूँ जहाँ पे मुझे 10 में से 8 चीजें तो मिल जाती हैं। सही गेटिंग बात द है। पॉइंट? तो इसका अगेन फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब आइए मजीद फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन डेप्थ। गुडविल खराब होगी। कस्टमर आ रहे हैं, हाँ। मतलब ये सुपरमार्केट तो हमेशा ही खाली हम्म। रहता है, यहाँ तो हमेशा ही फड्डे चलते रहते हैं, यहाँ तो जब भी आओ कियोस ही रहता है, कोई एक चीज पूछ लो मक्खन है, सब इधर उधर देख रहे होते हैं, हाँ मैं पूछ के बताता हूँ, हाँ मैं वेयर हाउस से लाता हूँ, और फिर गायब, 10 मिनट कस्टमर वेट 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 करते करते चला गया। तो गुडविल इम्पैक्ट, गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा विच इज एन इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ये सबसे, बिल्कुल ऐसे। ये ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको देखना है, सिर्फ शॉर्ट रन में आज के दिन में नहीं देखना, आपको लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट देखना है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल में इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस एक लॉस ऑफ सेल्स का, या एक इंसिडेंट ऑफ इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट का। वन बिल्कुल। इंसिडेंट ऑफ इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट विल रिजल्ट इन
Not only short term operational and financial impact, but a long term operational and financial impact. बिल्कुल। So, और सारी आपकी ऑपरेशन खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर सप्लायर को चूज करना, ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है कि कौन से सप्लायर को चूज किया जाए, उसकी बेसिस क्या बनेगी, जरा बताएं। मैंने कल रात को ये एक्सरसाइज करी है। हम्म। तो हम बेसिकली चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। वो प्रोडक्ट ये है कि वो जो एयर फ्रायर होता है, एयर फ्रायर हम्म। के अंदर एक डिस्पोजेबल प्लेट लगती है। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट है हमारी। अब उसमें हम लोगों ने चाइना पे देखा तो उधर हम मुख्तलिफ सप्लायर्स थे। हमने उनकी रेटिंग इस तरह निकाली कि भाई जो स्टैंडर्ड साइज और मुख्तलिफ जो वेरिएशंस जो दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइजेस में जो दे रहे हैं, एक तो वो सप्लायर लेना है। फिर सेकेंडली ये कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। फिर थर्ड ये कि शिपिंग प्रोसेस उनका कैसा है। फिर फोर्थ ये कि प्राइस पॉइंट कैसा है, कितना मार्जिन उसमें पड़ रहा है। तो और क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ें सारी जो हमने कल जबरदस्त। करी। सारी चीजें आपने कवर कर दी। ठीक है। हम्म। इसके अलावा दो चीजें और ऐड कर दीजिए। क्रेडिट फैसिलिटी कौन दे रहा है, उधार पे आपको कौन दे रहा है, कितने टाइम का उधार दे रहा है। ठीक है। अभी तो वो happen नहीं कर रहा है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, बल्क में अगर परचेज करते हैं तो बल्क डिस्काउंट कितना पड़ रहा है, बल्क डिस्काउंट ज्यादा लेकिन कौन ये दे तो रहा बस बाद में ही हो सकता है। आप जब बिल्कुल न्यू स्टार्टअप हो फिर तो नहीं होता। क्रेडिट फैसिलिटी कहाँ होती है? है। डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात कुछ स्टार्टअप स्टार्ट ही पिक करते हैं। डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट फैसिलिटी भी जो है वो जरूरी नहीं कि आप स्टार्टअप हो या वो आप पुराने हो, आप सप्लायर से बात कर सकते हो कि क्या आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी है। वैसे चाइना में तो कोई, जितना मैं जानती हूँ, कोई क्रेडिट फैसिलिटी देता ही नहीं है, सारे जो है ना नहीं नहीं। ऑन द स्पॉट लेते हैं। तो जी। ये है कि सप्लायर्स टू सप्लायर वेरी करता है। कुछ लोग होते हैं जो क्रेडिट पे माल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कराची की बात करूँ, तो हमारे पाकिस्तान में वैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई पे है। ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर वन है, तो टेक्सटाइल जिस पे बनता है, जिन मशीनरीज पे बनता है ना, वो हम्म, मशीनरीज इंपोर्ट होती हैं चाइना से। लूम्स और इतने बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल। हाइजिया के लूम्स हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो लूम्स यहाँ पे इंपोर्ट कर मतलब भेजते हैं। अब यहाँ पे हम्म, वो जो लूम्स होती है ना, वो बहुत बड़ी हैवी मशीनरी होती है, और हैवी मशीनरी के साथ वो एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। तो एक दफा अगर किसी स्टेट ने मशीनरी मंगवा ली, फॉर एग्जांपल 10 मशीन्स मंगवाई उसने, और उसने पूरा फैक्ट्री लगा दिया, टेक्सटाइल बन रहा है। ठीक है। अब उस पे क्या होता है कि जब मशीन 24/7 ऑपरेट कर रही होती है, तो उसमें वेर एंड टेयर चलता है। क्या होता है वेर एंड टेयर? वेर एंड टेयर यानी कि जाहिर है कोई एक नट निकल गया, कोई रीड खराब हो हम्म, गई, कोई नीडल खराब हो गया, कोई कुछ हो गया, रहता है। बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ मशीन एंड इट्स ऑपरेटिंग, तो जब काम होगा तो कुछ ना कुछ खराब भी होगा। तो अब अगर कोई एक चीज उसमें से खराब हो जाती है, दो चीज खराब हो जाती है, तो वो पूरी की पूरी मशीन को रिप्लेस नहीं करते, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस करते हैं। तो इसको कहते हैं टेक्सटाइल मशीन के स्पेयर पार्ट्स। ये स्पेयर पार्ट्स भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि जाहिर है चाइना की मशीन है, तो उनके उस मशीन के स्पेयर पार्ट्स भी वहीं से इंपोर्ट होके आते हैं। तो ये जो पूरे इंडस्ट्री है ना, ये काम करती है क्रेडिट पे। मतलब अगर ये फैक्ट्रीज आती हैं स्पेयर पार्ट शॉप के पास और बोलती हैं मेरे को ये स्पेयर पार्ट्स दो, तो वो स्पेयर पार्ट को हम्म, कभी भी पेमेंट नहीं करती। वो मतलब यूजुअली जनरली वो बहुत सारी फैक्ट्रीज पेमेंट नहीं करती हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारा बिल बनाएं, मंथली बिल बनाएं, आप हमें भेज दें, हम्म, हमारा सेट रिलीज करेगा, फिर आपको मिलेंगे पैसे। सही ठीक है। है। तो वो क्रेडिट क्रेडिट पे चलता है, तो ये इसके नेचर ही ऐसी है कि इस पे क्रेडिट पे काम हो रहा होता है। तो जब जो क्रेडिटर जितना अच्छा, जो सप्लायर जितना अच्छा क्रेडिट देगा, तो कस्टमर या फैक्ट्री वाला वहीं जाएगा। ठीक है। हम्म, बल्क डिस्काउंट जो देगा, फैक्ट्री वाला वहीं जाएगा। तो क्योंकि अब देखो ना, मैंने तो एक छोटी सी मिसाल दी कि 10 मशीन लगी हुई है, मगर यहाँ पे जाहिर है जो टेक्सटाइल में नंबर वन है पाकिस्तान, तो यहाँ कितनी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। और दिन ब दिन इसका इसका कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। यू कैन ऑब्जर्व कि कितने किस्म के लॉन्स आ गए हैं, कितने ब्रांड्स आ गए हैं, जितना हम लेडीज को भी अब हम्म, नहीं पता कि कौन कौन से ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में। तो वो जी जी। कैसे आए हैं? क्योंकि इतनी फैक्ट्रीज जो लग गई हैं, इतने सप्लायर्स बढ़ गए हैं। जब सप्लायर्स हम्म, बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली हर सप्लायर के पास जरूरी नहीं सिर्फ 10 मशीनें हो, कोई 100 100 मशीनें लगा के बैठे, कोई हजार हम्म, मशीनें लगा के बैठे। अब उस लेवल का जी। आप स्पेयर पार्ट सोचो, और उस लेवल के स्पेयर पार्ट्स का अब आप सोचो कि फिर वो किस लेवल पे आपसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और किस लेवल पे आपसे बल्क डिस्काउंट डिमांड हम्म, कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किस लेवल पे आपसे जो है क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला है। खैर अब फिर वापस से एक्सपोर्ट भी बात। तो है फिर यहाँ से, तो बहुत ही बड़ी मार्केट है। हाँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी होता है, पाकिस्तान का लॉन सबसे हम्म। बेस्ट है, पाकिस्तान की कॉटन लॉन ये सारी चीजें जो है एक्सपोर्ट होती हैं। ऑर्गेन्जा, अब तो क्या क्या कौन कौन से मटेरियल आ गए हैं, शीशा सिल्क और पता नहीं क्या कुछ आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अल्लाह भला करे आपका, प्रैक्टिकली ये सब चल रहा है। अब आइए, चलिए ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक अहम चीज रह गई थी, रुके इसको हम कंप्लीट करते हैं। सो व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस किया जाए, हाउ मच टू हम्म। ऑर्डर, कितना ऑर्डर प्लेस किया जाए कि ना ही आपका वेयर हाउस ओवरफ्लो होने लग जाए, ओवर स्टॉक हो, ना ही आपका वेयर हाउस अंडर स्टॉकिंग पे जाए। मतलब द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू शुड ऑर्डर, एंड इट शुड ऑल्सो बी इकोनॉमिकल। ऐसा नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस को भी मेंटेन करने की आपकी एक कॉस्ट आ रही है। तो ये हम्म। जो कॉस्ट आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट। ये होल्डिंग कॉस्ट को भी हमें मेंटेन करना है कि ये ओवर ना हो जाए, अंडर ना हो जाए। सो हाउ मच टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, विथ, व्हेन हम्म। टू ऑर्डर बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाजू का ऑर्डर डिले हो जा रहा है। हम्म। देर इज अ चांस कि बारिश हो गई और ऑर्डर आपका फंस गया। देर इज अ चांस कि कोई इम्पोर्ट्स आप कर रहे थे और ड्यूटी लग गई, एक्साइज ड्यूटी पे फंस गया माल, या कस्टम्स में फंस गया माल, तो देर हो जाए। तो व्हेन टू बहुत ऑर्डर, बड़ी विच इज द चीज़ है। राइट टाइम टू ऑर्डर, कि राइट टाइम पे आपके शेल्फ पे आपका शेल्फ खाली होने से पहले पहले भर जाए। हम्म। तो when to order, how much to order is very critical. And हम्म। because the cost, it should be economical as well, with supplier to choose on the basis of discounts and credit facilities and all the things that you mentioned. Number four, capacity of warehouse कितनी है। ऐसा ना हो कि ओवर हम मंगवा लें, हमें आइडिया ही नहीं है हमारा वेयर हाउस कितना बड़ा है। एंड हाउ इक्विप्ड इज योर वेयर हाउस, यानी फॉर एग्जांपल आप जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हो या आप जो अपना हम्म। स्टॉक कर रहे हो, वो ऐसा मटेरियल है या वो ऐसा फिनिश गुड है कि जिसको जिसको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है, जिसको कूलिंग की ज़रूरत है, जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो क्या आपके वेयरहाउस में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपका गोश्त वगैरह का कारोबार है, तो गोश्त को तो एक आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली जाएगी। जाती ऐसे ही। तो फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना है। तो ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस ओनर, एंड ऑल्सो एज अ चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट। हमें ये बात अवेयर, हमारी अवेयरनेस में होनी चाहिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल इज एंटायर, इसमें एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, सिर्फ ऐसे ही इन्वेंट्री। सारा मेन डिपेंड बिजनेस इसी पे करता है। अब आइए, दो बेसिक इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। एक होता है बिन बिन कार्ड, और एक होता है स्टोरेज स्टोर्स लेजर अकाउंट। होता ये है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं इसको बताऊं, कि ये जाहिर है, देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, अब जो हम जो ईसीसी पढ़ रहे हैं, ये अब तकरीबन ऑब्सोलीट की तरफ है। ऑब्सोलीट की तरफ क्यों है? क्योंकि अब हमारा बिल्कुल जो सिस्टम है काम करने का वो चेंज होता जा रहा है, ड्यू टू इनोवेशंस, ड्यू टू एआई, ड्यू टू ऑटोमेटेड थिंग्स दैट आर कमिंग अप, ड्यू टू न्यू सॉफ्टवेयर्स, एडवांस्ड एंड मोर सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो सब कुछ बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अभी तक बाबा आदम के जमाने की चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि भैया वेयरहाउस में जब सामान आता है, तो एक स्टोर मैनेजर खड़ा हुआ होता है, उसके हाथ में होता है बिन कार्ड। जो एंट्री होती है वो फटाफट उसमें ना रफ में लिख लेता है कि 1 बजे ये माल आया, ये गुड्स रिसीव्ड नोट हम्म। था, ये इतने हम्म। यूनिट्स थे, इतने बजे हम्म। ये माल आया, इतने बजे ये माल गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। तो ये जो भी इन एंड आउट वेयर हाउस में हो रहा है वो सब अरे रफ। ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, ये मेरे ऑफिस में अभी भी होती है। देखो इसलिए चल रही है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग, देखो, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो हमारे हम्म। पास वो जदीद चीजें नहीं आई। आपने कभी amazon का देखा है वेयर हाउस? amazon का? मिस हमारा अमेजोन का ही काम है। नहीं, आपने amazon का वेयर हाउस देखा है? जी मुझे आइडिया है उसका, हम अपनी आइडिया प्रोडक्ट्स है, वहीं स्टोर कराते हैं। वही और स्टोर कराते हैं। जो चीजें यहाँ पाकिस्तान में आती है ना, वो प्रॉब्लम ये, हम लोग वैसे तो इस पे भी नोट करते हैं, सारा डिटेल भी करते हैं, लेकिन बस वो एक जो बॉस है ना हमारे, उनके बस वो एक है पुराना दिमाग में ना एक मसला है, ये नहीं ये भी रहे साथ में थोड़ा। हाँ, तो वो चीज मतलब अलग है, पेपर उनको ये पेन है में कभी ना डेटा तसल्ली उड़ नहीं गया। होती। आई कैन हाँ अंडरस्टैंड। पेपर बन गया। तो ये ये बिन प्रॉब्लम है। बिन कार्ड में सब चीज फिल होती है रफ में, और फिर उसके हम्म। बाद डे एंड पे स्टोर लेजर अकाउंट में ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाता है, या मतलब पूरे दिन का हिसाब जो है इसमें हम्म। ऑफिशियली जाके रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो सिस्टम हो सकता है, उसको स्टोर लेजर अकाउंट कहते हैं। अगर अभी भी कहीं मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो वो बड़े बड़े खाते होते हैं। तो ये हम्म। सारा सिलसिला है। ठीक है, अच्छा मैं आपको amazon का वेयर हाउस भी दिखाना चाहूंगी।
अगर आपने नहीं देखा हुआ तो। देखा हुआ है तो फिर फायदा नहीं। देखा हुआ की बात नहीं, लेकिन हमें मुझे इस तरह आइडिया है कि जो हमारी इन्वेंट्री वहाँ होती है ना, तो उनके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, किस तरीके से इन्वेंट्री इन होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है सारी, उसके बाद वो किस तरह उसको कैटेगराइज करते हैं, और फिर वो किस तरह कस्टमर को डिस्पैच करते हैं, ये सारी चीजें तो मतलब रोज ही देखता हूँ मैं। सही सही सही। आपने उसका डॉक्यूमेंट साइड देखा है? सही। एक, हम्म। जस्ट लेट मी पुट दिस। ओके। ठीक है। ओके। It's one of the biggest and busiest buildings in the Northwest. Amazon's latest fulfillment center in Arlington is the largest in the state, processing tens of thousands of orders every single day. My name is Bruno Arnal. I'm the general manager of this building. This building has roughly 3 million square feet of storage, so we can store up to 40 million items in the building. As soon as you buy on Amazon.com, we will pick it, pack it, and put it in a trailer to deliver safely, efficiently, and as fast as we can to your door. But before it reaches your door, every item goes through a labyrinth of conveyor belts and are handled by both humans and advanced robotics. So we have two big phases. The first phase is called inbound. A trailer comes, we unload the trailer. We would transfer whatever is in the trailer into small totes. You will see them around the building. There are yellow totes that can store up to 30 inch. And then it's going to a stower. The stower is going to grab an item and put an item into a shelf. And the shelf is being moved by a robot. If you click, I'm going to buy this one, then as soon as you click, we will start the process called outbound. 10 years ago in an Amazon fulfillment center, you would have to walk to grab an item from a shelf. Right now we have drives that would come to you with the shelf. So you don't have to walk, the shelf is coming to you. You're going to pick this item into a tote. The tote is going to go from the third floor to packing area, which is here in the ground floor. So we have two types of packing. One is what we call single shipment, where we would pack one item into one box. And the other one is multi-shipment. And then it's going to the Amazon Robotics Sortation platform. And it's going to go into the sort points, which is a zip code. And then the zip code will go to a trailer, and then the trailer will go to a delivery station downstream to go to a customer. To protect their workers, Amazon employees take several different stations during a work week to avoid repetition and monotony. That's just one of many reasons Marysville resident Dominique Grashoff has loved working here ever since she first walked in the door. This is for me. It is chaotic. It is moving so fast. It's everything that my mind and I need. Fourth floor, Army, copy. I started at the facility when we launched here back in August, and my first time ever here, and I promoted within 3 months. And though Amazon's Arlington Fulfillment Center is still new, the 2,500 plus locals who work here have already made it one of the best in the country. The building is thriving, the building is growing very well. The Snohomish County is very supportive of this building as well. These are the things that excite me to show and to brag about. Ever wonder how Amazon gets your packages to you so quickly? It's done with a symphony of machine learning, automation, and ठीक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, we've watched हाँ, you. So what do you feel about it? What do you think about it? मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इनका। Hmm. और क्या नाम है, इनका ये लार्जेस्ट बिजनेस है इसका, वेयर हाउसिंग का। सेकंड इनका पीपीसी आता है। Hmm. And you can see that how fast and how technology oriented they have become. हम्म। मतलब वो जमाने गए कि आप उठ उठ के शेल्फ पे जाके सामान लोगे, बल्कि शेल्फ आपके पास चल के आएगा। So, बिल्कुल। so that's how it works, and it's really, mind-boggling and transformative. तो जो जब हम पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, हमें लगता है यार ये कितना obsolete है, and that's why in 2027 ACC is launching and revamping the entire course, और एक जी। नई शक्ल, एक नई पैकेजिंग में आपके पास सामने आएगा ECC है।
मिस एक और सब्जेक्ट भी आ रहा है, नया पेपर आ रहा है शायद, डेटा साइंसेस। डेटा साइंसेस, यस, यस। काफी डिफरेंट चीज, तो लेकिन फिनटेक लेकिन से रिलेटेड आई थिंक। stay assured, it's going to be fun, it's going to be really interesting, and you will be able to relate it with right now, कि इस वक्त जो चीजें चल रही हैं तो वो काफी अपग्रेड हुई हैं चीजें ना। आई थिंक ये फिनटेक फिनटेक से रिलेटेड होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम और इस वक्त आ गई हैं, तो स्टूडेंट्स का हम्म टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हर हम्म फील्ड की ना अपनी एक भाषा होती है। जब आप डॉक्टर बनने जाते हो ना, तो डॉक्टर्स की अलग दुनिया होती है, उनकी अलग एक लैंग्वेज होती है। अभी हम हम्म हॉस्पिटल जा रहे हैं आ रहे हैं तो हमें लग पता गया है कि वो बोल क्या रहे हैं, हमें समझने में मुश्किल हो रहा होता है कि बोल क्या रहे हैं, कौन सी ट्रीटमेंट लगनी है ये। उनका हर हर स्टेप, हर वर्ड बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि जब वो हम्म आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, जब दो डॉक्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज बहुत इजीली समझ रहे होते हैं। वो बोलते हैं हाँ डीआर कर दो, हम्म। ये शुगर लेवल्स आप हैं, आप समझना चीज ये है। आप तो और वो बहुत इजीली अकाउंटेंट टू समझ डेबिट लेते समझते हैं उसे। हैं। और जब हम एज अ लेमैन समझना चाह रहे होते हैं कि क्या क्या ये डीएल क्या होता है, ये डीआर क्या होता है, ये बीपी क्या होता है, ये चीजें क्या है, तो फिर डेबिट होता है। और डीआर उनके जबान में डेबिट नहीं है। खैर, तो ये बहुत सारी चीजें जो है फिर हमें पता चलती हैं कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो अब हम्म जब हम अकाउंटेंसी में आ रहे हैं ना, अभी तक जो लैंग्वेज यूज हो रही थी अब ये काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब 2027 में इंशाल्लाह जो आई एम होपिंग कि जो न्यू कोर्सेज और न्यू चीजें उसमें ऐड ऑन होगी और अपग्रेड होंगी, उसमें जो आज के जमाने की जो एआई लैंग्वेज जिसे हम कह रहे हैं, या जो ऑफिशियल चीजें जो चेंज हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं बहुत तेजी से, वो सब भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड होंगी। तो मजा आने वाला है, रिलेटिविटी बढ़ेगी, रिलेटेबिलिटी बढ़ेगी, और इट्स गोइंग टू बी फन, एंड एक्चुअली द पाथवे इज गोइंग टू बिकम मोर स्मार्ट। यानी कि ऑलरेडी हम एसीसीए को कहते हैं कि ये स्मार्ट क्वालिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि आप ये बहुत फास्ट कम वक्त में इसको कंप्लीट कर सकते हो, आप अपनी हम्म फ्लेक्सिबिलिटी अपनी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें हम्म, रट्टाफाई का उनसर बहुत कम है और इसमें अंडरस्टैंडिंग का उनसर बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। ये चीज को अब आप सोचें ना कि एसीसी, डेफिनेटली एसीसी का जो स्लोगन है वो कह रहे हैं थिंक अहेड। कितना स्मार्ट स्लोगन उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, थिंक अहेड, आगे की सोच। जब आगे की सोच, हम्म तो फिर वो यकीनन अब जो चीज आ रही है सामने, तो वो नेक्स्ट अपडेट भी 50 कर रहे हैं अपने इयर्स, आप को बहुत। नेक्स्ट 100 हम्म इयर्स को सामने रखते हुए ही इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हर दूसरे दिन कोर्स चेंज होगा। It's very हम्म difficult to work on a course and to change it for the entire, for more than 164 countries where ACCA is applicable and providing the qualification and giving the certification. तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो अब जो ये चेंजेस ला रहे हैं, मेरे ख्याल से, मेरी जहाँ तक उम्मीद है इनसे, कि नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स का इन्होंने सोच के ही ये सिलेबस बनाया होगा, क्योंकि काफी टाइम बाद अब एसीसीए का ये कोर्स दोबारा से क्वालिफिकेशन का रीडिजाइन हुआ है। तो लेट्स सी, हम्म प्रोबेबली नेक्स्ट 20 ईयर्स तक तो यही रहने वाले हैं अब जो ये ला रहे हैं। हम्म चलें जी, आगे बढ़ते हैं, कोडिंग ऑफ मटेरियल्स। अब आइए असल चीज पे कि हर इन्वेंट्री की जो मैनेजमेंट चल रही है, हाउ इज इट हम्म पॉसिबल? ये जो अमेजोन जो है इतनी स्मूथली सब कुछ रन कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? हम्म इसका एक बहुत अहम किरदार जो है इसमें, वो कोडिंग का है। बार कोड, हम्म, जो कि आपने अपने सुपर और मार्केट्स में भी देखा होगा कि हर इन्वेंट्री आइटम का एक बार कोड है, एक नंबर है। उससे फायदा चार क्या होता कैरेक्टर है? होते हैं। उससे फायदा क्या एक होता प्रोडक्ट के है? 4 कोड होते हैं। एक प्रोडक्ट के चार हाँ। कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एक उससे को फायदा एसएन क्या? कहते हैं, एक को एसकेयू कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। एक एफएन एसकेयू होता है। एक यूपीसी कोड होता है। 4 कोड एक प्रोडक्ट पे लगे होते हैं इनके। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये बताइए इससे होता क्या है? नंबर वन, पढ़िएगा, हेडिंग्स पढ़ ले। मतलब एम्बिगिटी मतलब। एम्बिगुइटी इज अवॉइडेड। एम्बिगुइटी का मतलब है इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स, कंफ्यूजन, पता नहीं ये है कि नहीं हम्म है, पता नहीं ये कौन से प्रोडक्ट की हम्म बात हो रही है। देर इज नो एम्बिगुइटी। वाई? बिकॉज क्लियर कट बताया गया है कि 1 2 3 अगर कोड है तो इसका मतलब ये ब्लैक कलर के स्क्रू की बात हो रही है, जो कि 5 mm का है। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly, आपको प्रिसाइसली उसकी डिस्क्रिप्शन उस कोड की है। दैट्स वाई देर इज नो हम्म एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यानी हम्म कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई गूमगू की कैफियत नहीं, कोई इफ्स नहीं, कोई बट्स नहीं, कोई अनश्योरिटी नहीं, इट्स कंप्लीटली क्लियर। हम्म नेक्स्ट, टाइम इज सेव्ड। टाइम सेव। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज इम्प्रूव। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट। Numbered code systems can be designed to be flexible
and can be expanded to include more inventory items as necessary. सही बात है। अब जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्रूज हैं और वो 5 mm के हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स के हैं, तो अब जब आप कंप्यूटर सिस्टम में या इन्वेंट्री सिस्टम में पूरी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ब्लैक स्क्रू 5 mm, फिर ब्लैक स्क्रू 2 mm, फिर ब्लैक स्क्रू 10 mm, ये इतनी डिस्क्रिप्शन जब आप लिखेंगे तो वो कंफ्यूजिंग है। लेकिन हम्म अगर आप उसी की जगह 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 8, पता है कि ये 1 2 की जो जितनी भी सीरीज है ये स्क्रूज के बारे में है, और 3 4 5 मेजरमेंट बढ़ती चली जाएगी। 1 2 3 सबसे हम्म लोएस्ट मेजरमेंट का स्क्रू है, 1 2 4 उससे हायर मेजरमेंट है, 1 2 5 उससे हायर मेजरमेंट है। क्लियर? बिल्कुल। ठीक है, तो इट्स फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी एक्सपैंडेड। लेकिन जब आप हम्म डिस्क्रिप्शन की बात करते हो तो डिस्क्रिप्शन कैन वेरी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हम्म आज मैं बैठी हूँ इन्वेंट्री का डेटा डालने के लिए, तो मैंने ठीक इन्वेंट्री की है। डिस्क्रिप्शन लिखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हमारे पास ये ग्लू है, इस ग्लू का हम्म हमने पूरा डिस्क्रिप्शन डाला, ग्लूटेक ट्रांसपेरेंट ग्लू एडवांस फॉर्मूला 15 ग्राम्स, पूरी डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है, अब आज मैं बैठी हूँ, हो सकता है मेरी जॉब चली जाए और मैं अब इस जॉब पे नहीं हूँ, अब कोई और बंदा आ गया, तो वही हम्म कोई और बंदा इसी ग्लू की डिस्क्रिप्शन को हो सकता है वो डाले ओरो, ओरो ग्लू फुल स्टॉप। हम्म मैंने बोला ग्लूटेक ट्रांसपेरेंट ग्लू एडवांस फॉर्मूला 15 ग्राम्स, उसने डाल दिया ओरो ग्लू फुल स्टॉप। हम्म तो अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो पढ़ने हम्म वाला है या जो मैनेजर है, वेयरहाउस मैनेजर है, या जो रिसेप्शन पे सेल्स कर रहा है बंदा, जो हम्म सुपरमार्ट पे, वो कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा मुझे ये वाला ग्लू चाहिए, ओरो ग्लू। तो उसने सर्च किया तो उसको नजर आ रहा है ग्लूटिक, तो उसने कहा नहीं हम्म हमारे पास ओरो तो नहीं है, हमारे पास ग्लूटिक है। हम्म, अब हाँ अब सही है। अब दूसरा बंदा पढ़ रहा है तो दूसरा बंदा पढ़ रहा है, अरे ओरो तो है ना, ग्लूटिक कहाँ है, ओरो ओरो है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये कंफ्यूजन। लेकिन कोडिंग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। कोडिंग इज कोडिंग, कोडिंग 1 2 3 ग्लू पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका हर वो लोग क्या करते हैं, जब अगर कोई आइटम सर्च करना होता है तो वो लोग नाम से सर्च नहीं करते, वो फिर इसका बार कोड में जाएंगे, बार कोड देखेंगे और बार कोड नंबर डालेंगे कि ये कोड का आइटम अवेलेबल है या नहीं। तो जब वो कोड हम्म, डालते हैं तो सिस्टम बता देता है ये कोड अवेलेबल है। सो ऐसे ही है। हर हाल में डिस्क्रिप्शन से बेटर कोडिंग आ जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग किसे कहते हैं? दो तरह की स्टॉक टेकिंग होती है, एक पीरियोडिक होती है, एक कंटिन्यूस होती है। क्या मतलब, व्हाट इज स्टॉक टेकिंग? आप लोग करते हो अपने स्टॉक की स्टॉक टेकिंग? स्टॉक, अच्छा फिजिकल इन्वेंट्री जी फिजिकल करते हैं। इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री की जो काउंटिंग होती है उसको कहते हैं स्टॉक टेकिंग। जी जी जी, हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री भी करते हैं, फिर हमारे पास जो वेयर हाउसेस हैं उनकी इन्वेंट्री भी करते हैं, वो हर मंथ के एंड में होती है और हर उसका मंथ के पूरा एंड में रिकॉर्ड होती बनता है। है, ठीक है। जी अब जी। ये जो हर मंथ के एंड में होती है ना, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। हम्म कंटिन्यूअस यानी कि पूरे साल ये होती ही रह रही है ना, एवरी मंथ आप कर रहे हो हम्म, तो पूरे साल चल जी रहा जी है। लेकिन जी जी। पीरियोडिक में क्या है, साल में एक दफा चल रहा है। यानी हम्म कि साल के एंड पे जाके कारोबार का ओनर कह रहा है कि कारोबार बंद करो, 15 दिन हम बंद रहेंगे और 15 दिन हम पूरी एंटायर टीम स्टॉक टेकिंग में लगेगी। हम्म ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस में क्या है कि आपने एक डिपार्टमेंट को अलग कर दिया है कि इसका काम ही यही है, सारा साल इसका काम यही है कि सिर्फ स्टॉक को काउंट करना, रखना, काउंट करना, बैलेंस करना, चेक करना सॉफ्टवेयर में क्या शो हो रहा है, फिजिकली कितना है, बस हम्म यही उसका काम है। स्टॉक का ख्याल रखना, कोई खराब हो रहा है तो फौरन हमें आइडेंटिफाई करके बताना, कोई एक्सपायर हो रहा है हमें फौरन आइडेंटिफाई करके बताना, कोई मिसिंग है, चोरी हो रहा है, फौरन हमें आइडेंटिफाई करके बताना। तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। ठीक हो गई ठीक है। कहानी, ये फर्क है दोनों में। अब आइए नेक्स्ट, इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज। जाहिर है जब आप स्टॉक काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर हम्म, नीचे तो होगा, कहीं तो गड़बड़ आएगी, कहीं बिल्कुल तो कहीं कम होगा, बिल्कुल। कभी ज्यादा होगा। तो ये जो हम्म डिस्क्रिपेंसी है फिजिकल अमाउंट और आइटम इन इन्वेंट्री यानी सॉफ्टवेयर में या रिकॉर्ड्स में हम्म और फिजिकली अवेलेबिलिटी में जो फर्क आता है हम्म, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी। जी जी। अब ये डिस्क्रिपेंसी के पीछे पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, अब्दुल्ला आप बताओ। अपनी तरफ से बताऊं? हाँ बताओ, कॉमन सेंस है बताओ। अच्छा, वैसे जो होता है कि कभी क्या नाम है, इन्वेंट्री आ गई उसके बाद फिर कहीं और चली गई, जैसे लॉन्ड्री पे चली गई।
आपने नोट डाउन नहीं करा तो वो फिर वापसी आई नहीं आई, कुछ पता नहीं, फिर वो आउट हो जाती है सारी। वेरी गुड। या मतलब क्या नाम आपके है, आपके डिपार्टमेंट में चोरी हो उतरने गई। के बजाय दूसरे डिपार्टमेंट में उतर गई या पहुंच जी, गई। ठीक है। चोरी हो गई, या चोरी शिप हो गई। होते हुए शिपर से कहीं आगे पीछे हो गया कुछ। या वेरी अमेजोन गुड। बहुत मोस्टली बहुत करता है इस तरह के, बहुत बड़ी बड़ी शिपमेंट्स में सीजनल जो मंथ सेलर होते हैं उसमें इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी लाजमी आती है, ठीक है। गायब कर देता है। जाहिर है काम करेंगे तो देखो परफेक्शन तो हम्म, कहीं पे भी नहीं आएगी ना, 19-20 का बिल्कुल फर्क ऐसे तो ही है। हर जगह ह्यूमन एरर है। बिल्कुल मशीन बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल एरर है। फिर हम्म जाहिर है वक्त और हालात और सर्कमस्टांसेस का भी एक अमल दखल होता है, कभी वेदर सूट नहीं कर रहा, हम्म सही वक्त पे पहुंचा नहीं माल, ठीक है। तो बहुत सारी हम्म रीजंस होते हैं जिसके पीछे डिस्क्रिपेंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से हम्म एक्सेस इन्वेंट्री इज रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेस इन्वेंट्री आपको भेज दी गई है, वेयरहाउस भिजवा दी गई है, मगर उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, एविडेंस नहीं हम्म, है कि हाँ ये वहां से आया है माल। हाँ। ठीक है, तो इस वजह से भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। और क्या वजूहात हैं? क्लरिकल एरर्स। इन्वेंट्री रिकॉर्ड में कोई एरर है, फिजिकली तो सही है सब कुछ, लेकिन जो इन्वेंट्री जिसने हम्म रिकॉर्ड की है, अपडेट की है, वहां पे हम्म। 1000 लिखने की जगह उसने 10,000 लिख दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया। हाँ, वो एक फिगर का भी गड़बड़ हो सकती है, हो जाती है, ठीक मसला है। हो जाता है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री आइटम्स में बी वेस्टेड बिकॉज दे गेट ब्रोकन। खराब हो हम्म गए, टूट गए, आने जाने में हम्म, मिस हैंडलिंग हो गई। एम्प्लॉयज में स्टील, चोरी भी हो सकती है। ठीक है, ये और भी सारी हो सकती है, वजूहत है। बिल्कुल। फिर कहीं पे कोई फैक्ट्री में आग लग गई, कोई स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में आग लग गई, तो कुछ हिस्सा जो है जल गया, खराब हो गया। तो ये हम्म सारे सिलसिले चलते रहते हैं। अब जरा दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आ रही हैं, एक का नाम है स्टोर्स डेबिट नोट और एक का नाम है स्टोर्स क्रेडिट नोट। जरा इसका ठीक जरा है। पढ़िए, ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़िए। The accounting transaction will be recorded by a store's credit note, where items of inventory have been lost, or a store's debit note when there is more actual inventory than recorded. A store credit note may have the following format. अच्छा, अच्छा, अब समझ गया। इसमें स्टोर्स जब डेबिट नोट ज्यादा और कम हो क्रेडिट जाती है नोट तो में उसको क्या क्रेडिट फर्क है? नोट में लिख देते हैं। क्या? जब इन्वेंट्री लॉस्ट हो जाती है तो स्टोर क्रेडिट नोट में लिख देते हैं, यस। आगे पीछे डिस्क्रिपेंसी हो फॉर एग्जांपल कोई। और अगर ज्यादा हो जाए, जो रिकॉर्ड हुई है उससे ज्यादा, तो उसको डेबिट नोट में लिख देते हैं। ठीक है, अगर कमी आए तो क्रेडिट नोट, अगर बड़ा जी हुआ जी, है तो डेबिट तो नोट। डेबिट सिंपल। नोट में, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल हो गई? बिकॉज वी नो दैट दीज आर द फंक्शंस, तो यही कॉस्ट है। एक तो हम्म, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग और कॉस्ट, कॉस्ट, होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट, रनिंग आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट को जिसे कहते हैं। ठीक है, हम्म यही सारे खर्चे हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, कि परचेज करने का कितना खर्चा है, ऑर्डर प्लेस करने का हम्म कितना खर्चा है, फिर स्टॉक आउट होने हम्म का क्या खर्चा है, और फिर उसको हम्म, संभाल के वेयरहाउस में स्टोर रखूंगा, करने का कितना खर्चा है। ठीक है। बिल्कुल। अब हम्म आइए नेक्स्ट। होल्डिंग कॉस्ट के साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट्स भी शामिल हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड स्टोर्स ऑपरेशंस। जाहिर है जी जब जी। आप एक गोदाम रख रहे हैं तो वहां गोदाम को मैनेज करने के लिए उसका सिक्योरिटी गार्ड, उसका मैनेजर, उसके हम्म। हेल्पर्स, लेबर, सामान इधर से उधर रखना है, सेटिंग करवानी है, काउंट करना है, वो हम्म सारी चीजें आपकी इसमें शामिल होती हैं। फिर इंटरेस्ट चार्जेस। हो सकता है आपने जो माल मंगवाया है वो लोन लेकर मंगवाया है, तो हम्म, जो लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी जा रहा होगा। बिल्कुल। फिर इंश्योरेंस इंश्योरेंस। कॉस्ट। जाहिर है अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, जैसे सुपरमार्ट्स वगैरह की होती है, तो यूजुअली उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी, वो लोग इंश्योरेंस भी करवाते हम्म, हैं। ऐसे ही। Excuse me। जितना ज्यादा वैल्यूबल माल होगा उतना ज्यादा इंश्योरेंस चांसेस हैं कि इंश्योरेंस हुई भी होगी। नेक्स्ट, हम्म ऑब्सोलीसेंस। कोई खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, यानी वक्त के साथ एक्सपायर हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए। अब हम्म। आप आजकल अलार्म क्लॉक्स देखते हैं कहीं पे? कोई खरीद रहा है, कोई रख रहा है घर में नहीं अलार्म नहीं क्लॉक्स? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं, मोबाइल में आ गया, जरूरत ही नहीं, ऑब्सोलीट हो बिल्कुल गई। टाइप राइटर्स कहीं बिल्कुल। नजर आते हैं? नहीं इंक पेन्स एक जमाना था, हमें स्कूल में बोला जाता था इंक पेन लेकर आओ, कहीं नजर नहीं, आते वो हैं? शायद वो स्कूल में अभी भी है। अब यहाँ हार्डली पे है हमारे टाइम बहुत कम, 2% रह गया है अब, नहीं में। हो अच्छा, होता है। खैर। सही है। हम्म नेक्स्ट, डिटोरिएशन। डिटोरिएशन यानी रखे रखे माल खराब हो जाए, पुराना हो जाए। डिटोरिएशन। डिटोरिएशन में ये भी हो सकता है चूहा आके कुतर जाए। ये भी हो हम्म सकता है गिर जाए, हैंडलिंग में गिर जाए, टूट जाए। ठीक है। हम्म। स्टॉक आउट। स्टॉक आउट किसे कहते हैं? स्टॉक कॉस्ट आउट। ऑफ रनिंग ऑफ इन्वेंट्री।
यस, देखो अब ये दो वर्ड्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक है स्टॉक टेक। स्टॉक टेक का मतलब है स्टॉक काउंटिंग, और एक है स्टॉक हम्म, आउट। स्टॉक आउट, स्टॉक आउट का मतलब है कि सामान खत्म हो जाना, आउट ऑफ स्टॉक चले जाना। आपने सही वक्त पे ऑर्डर नहीं किया, आपने सही वक्त पे परचेजिंग नहीं की, आपने सही वक्त में माल नहीं मंगवाया, आपने ख्याल नहीं रखा, मैनेज नहीं किया, आप स्टॉक आउट हो गए। हम्म, बिल्कुल। तो एग्जामिनेशन में प्लीज इन दो टर्म्स में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि स्टॉक टेक है या स्टॉक आउट है, किसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, स्टॉक आउट के भी कुछ खर्चे हैं, क्या क्या खर्चे हैं जरा पढ़िए जल्दी से। ठीक है, बस। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लॉस सेलर्स, लॉस सेल्स, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स ड्यू टू डिसग्रंटल्ड कस्टमर्स। डिसग्रंटल्ड मतलब? डिससेटिस्फाइड, कॉमन सेंस यूज करो, सही। कोई वर्ड नहीं भी समझ आ रहा तो ये तो समझ आ रहा है ना कि डिस है, डिस जहां भी है मतलब वो डिसअपॉइंटेड है या समथिंग इज रॉन्ग, चलो ठीक ठीक है। है, ग्रामर भी आ गई। लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल एज द प्रोडक्ट दे रिक्वायर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेजेस, ठीक है। लेबर इनएफिशिएंसी कॉस्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ओवर स्टॉपेजेस, ठीक है। एक्स्ट्रा, ये भी चीज काउंट होती है, लेबर इनएफिशिएंसी कॉस्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ओवर स्टॉपेजेस। मैं मैटर आपको, करती है ये चीज। बहुत मैटर करती है, मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ, एंड लास्ट पॉइंट पढ़ लो। एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर अर्जेंट स्मॉल क्वांटिटी ऑर्डर्स। जब आप अर्जेंट ऑर्डर प्लेस करते हो तो जाहिर है फिर महंगी चीज आपको पड़ती है वो। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना बेटा, मैनेजमेंट हम्म। अकाउंटिंग जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड की, हर प्रोफेशनल फील्ड की अपनी लैंग्वेज और अपनी भाषा होती है। तो जो हमारी अकाउंटेंसी की दुनिया है ना, उसमें दो वर्ड्स ऐसे हैं ना जो कि स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यू रखते हैं, दैट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है। क्या फर्क है दोनों में, और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन दो वर्ड्स के बारे में? व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस? काम की एफिशिएंसी कितनी, किस हिसाब से चल रहा है, किस स्पीड से काम चल रहा है। और इफेक्टिवनेस मतलब वो क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही, काम वैसा उस लेवल का हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसी नहीं जल्दी के चक्कर में कुछ भी बना रहे हैं। गुड, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा और हम खोलते हैं और आसान और बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, आप स्पॉट ऑन आप पहुंचे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे इसका जवाब नहीं दे पाते। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है? एफिशिएंसी का मतलब है कि देखो, आपको पता है कि हर इदारे और हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई रिसोर्सेज होते हैं, यस और नो? बिल्कुल। क्या आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई मेजर तीन चार रिसोर्सेज जो हर इंडिविजुअल और हर इदारे के पास होते किस चीज के रिसोर्सेज? हैं? रिसोर्सेज यानी कि जराए, यानी कि एनीथिंग विच यू कैन यूज टू वर्क, लेबर, ठीक है। इन्वेंट्री, वो मशीनरी। ओके, वेरी गुड। और और क्या नाम है, आपकी जगह, या आप, बहुत सारी चीजें रीजन बनती है, बहुत बिल्कुल, सारे आपकी चीजें होती हैं। जगह, बहुत और सारी चीजें क्या नाम, होंगी। ये जो बिजली का मसला जैसे यहाँ पे है, ये भी चीज एक बहुत मैटर करती है। वेरी गुड, और मशीन के जो जो चीजें नीडेड हों, अगर पानी वगैरह चाहिए या ऑयल वगैरह के साथ कोई ना कोई रिलेशन बहुत ज्यादा है मशीन का, उस चीज एग्जैक्टली, की अवेलेबिलिटी, एग्जैक्टली अब्दुल्ला, ये तमाम चीजें टूल जो की आपने अवेलेबिलिटी। एग्जांपल्स ली, ये तमाम हम्म। एग्जांपल्स बिल्कुल वैलिड हैं, ये सारी रिसोर्सेज हैं। इन्हीं हम्म। रिसोर्सेज को हम थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर वन टाइम, हम्म। नंबर टू हम्म। स्पेस, एंड नंबर थ्री फिगर। टाइम, स्पेस एंड फिगर क्या है ये? नंबर वन, वक्त। हर इंसान को एक वक्त मिला है जिस वक्त में वो काम कर सकता है, और वो दिन के बिल्कुल। 24 घंटे हैं। एंड कुदरत इतनी फेयर है कि हर इंसान को यही 24 घंटे मिले हैं, किसी को 1 मिनट ना ज्यादा, किसी को 1 मिनट ना कम। हम्म। सेम यही वक्त इदारों को भी मिला है, हफ्ते में 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन। सेम वक्त, वक्त में कोई आगे पीछे नहीं है। उतना ही टाइम आपके पास है, उतना ही टाइम मेरे पास है, उतना ही टाइम इदारे के पास है जिसपे हम ऑपरेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स ले रहे हैं, क्वेरीज ले रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर ला रहे हैं, वेयर हाउस मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दैट्स द टाइम, टाइम इज द नंबर वन रिसोर्स फॉर अस टू ऑपरेट, ठीक है, टू यूज। ठीक है। अब आइए दूसरा रिसोर्स विच इज द यस। स्पेस।
स्पेस हम्म। यानी कि प्लैनेट अर्थ, पूरे यूनिवर्स में हमें कुछ कौन सा प्लैनेट मिला है जिसमें हम काम कर रहे हैं? हम्म। प्लैनेट अर्थ। इसके अलावा पूरी कायनात में कहीं और लाइफ नहीं है। दिस इज द हम्म। ओनली बॉल ऑफ लाइफ इन द होल बिग वाइड ब्लैक डार्क यूनिवर्स। ओनली आप बॉल। बिल्कुल ना पिन पॉइंट पे ले जाती है। कोई अब भी ये चीज सोचनी होती है ना। अच्छा, अब ये जो प्लैनेट अर्थ है ना, इसमें हम्म। तमाम चीजें जो आपके पास हैं, जो आपको कुदरत ने दी हैं, वो सब आपका रिसोर्स है। वो पेड़ हो, वो ऑक्सीजन हो, वो जमीन हो, वो पानी हो, वो फ्यूल हो, वो पेट्रोल हो, वो कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट फॉल्स अंडर द प्लान इन दिस स्पेस, इट्स अ हम्म। रिसोर्स फॉर यू एंड इट्स अ रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ यू एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए फिगर। फिगर, गेस कीजिए व्हाट इज दिस? हम्म, नहीं, ये समझ नहीं आएगा फिगर। Figure is your human body. है। This, yes, this is your figure. It's your body. This is your resource. मैं आपको बोलूं, बहुत अब्दुल्ला, बहुत अब्दुल्ला ब्रॉड वे क्लास में में आना, सोचते हैं आप। अब्दुल्ला क्लास में आना, जिस्म घर पे हम्म। रख के आना। आ सकते हो? सोच नहीं सकता ऐसा। ठीक है, फिजिकली आप क्लास में, कैंपस में आओ और घर पे जिस्म रख के आओ, सिर्फ अपना दिमाग यहाँ पहुंचा देना। नहीं हो सकता है ना, नॉट पॉसिबल। नहीं। आपकी तबीयत ठीक ना हम्म। हो, हल्का सा बुखार ही हो, तो आप बिस्तर से उठ नहीं पाते, तो आप काम क्या हम्म। करोगे? तो योर बॉडी इज योर रिसोर्स, नंबर वन रिसोर्स। अब ये जो है ना, ये रिसोर्स जो मैंने आपको बताया, ये है 3 डायमेंशनल। दिस इज द एग्जिस्टेंस। हम्म। ये एग्जिस्टेंस का समझो कायदा कुलिया फॉर्मूला। इट्स द 3D एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर मैनकाइंड। हम इस वक्त की कैद से बाहर नहीं है। हम इस जिस्म की कैद से बाहर नहीं जा सकते, हम इस जिस्म में कैद हैं। हम क्या हम्म। जिस्म से निकल के कुछ कर सकते हैं? नहीं। नथिंग, वी आर नथिंग। ये जैसे ही जिस्म, हमारा बैटरी इसकी खत्म होगी, दैट्स इट, कहानी हम्म। खत्म, दूसरी हम्म। कहानी शुरू। ठीक है, ये वाला ये जो स्टेज सजा है ना प्लेनेट अर्थ का, इस स्टेज पे हमारा रोल खत्म हो जाता है बॉडी खत्म होने से। हम्म। तो अब वो बॉडी जैसे भी खत्म हो जाए, वो अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, या उसमें हम कोई, खुदा ना हम्म। खास्ता, कोई बॉडी का एक ऑर्गन काम करना बंद कर जाए, या एनी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, कि बिल्कुल। आपको लिमिट, या आपको लिमिट कर देता है, आपके काम को, आपकी कारकर्दगी को, आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर देता है। ठीक है, तो दैट्स द बॉडी। हम इसकी कैद से बाहर नहीं निकल सकते। स्पेस, क्या हम प्लैनेट अर्थ के बाहर इस वक्त सर्वाइवल मुमकिन है किसी और नहीं। प्लेनेट पे? नो। अभी नहीं, फिल वक्त नहीं। और अगर कोई स्पेस में जाता भी है, तो कितने सारे इक्विपमेंट्स और चीजें लेकर जा रहा होता है, तब जाके सर्वाइवल कुछ घंटों के लिए मुमकिन हो हम्म। पाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हम इस 3D में ना हम कैद हैं। और इस 3D के बाहर नथिंग एग्जिस्ट, मतलब इस 3D के बाहर हमारी एग्जिस्टेंस फिल वक्त मुमकिन नहीं है। इस 3D को हम शहादा कहते हैं। क्या कहते हैं? शहादा। चार। अब मैं ये आपको थोड़े हाई लेवल की बात लेकर जा रही हूँ। शहादा कहते हैं। हम इस 3D में आने से पहले कहाँ थे? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका वो बिलीफ बरज़ख, बरज़ख कहते हैं ना शायद उसे। है, यहाँ से जाने के बाद बरसक में जाएंगे ना। अच्छा। नहीं, यहाँ आने पहले से आलम पहले हम आलम कहाँ थे? आलम अरवा कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा जी, हम अभी 3D एग्जिस्टेंस में हैं। हम इससे पहले 0 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस में थे, जिसको कहते हैं गैब। सही। ठीक है, हमारी 3D एग्जिस्टेंस नहीं थी, हमारी 0D एग्जिस्टेंस थी, 0 डायमेंशनल, विच इज कॉल्ड हम्म। गैब। और अब हम इसमें, जैसे ये अर्थ एक स्टेज है, एक एक थिएटर चल रहा है, एक प्ले है, एक ड्रामा है, और इस पे हम हम्म। 3D की शक्ल में हम यहाँ पे आते हैं। और फिर हमें ठीक है। वापस जाना है, ये साइकिल कंप्लीट होगा। हम गैब से आए हैं, 0 डायमेंशनल। हम्म। हम शहादा में हम्म। थोड़ी देर के लिए आए हैं, ठीक है, कुछ वक्त के हम्म। लिए, तयशुदा वक्त के लिए। और फिर वापस सफर गैब की तरफ जाएगा। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये है 0D से 3D कुछ वक्त के लिए, और फिर वापस 0D में हमें जाना हम्म। है। तो अब आइए, ये जो रिसोर्सेज है ना, जब आप एज एन इंडिविजुअल या एज एन इदारा इन हम्म। रिसोर्सेज का क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज का क्या करते हैं? भरपूर इस्तेमाल। इन रिसोर्सेज का आप करते हैं भरपूर इस्तेमाल। जहाँ- इसको इंग्लिश में हम कहते हैं
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। हम्म। जब आप ये करते हैं तो इट मीन्स यू आर एफिशिएंट। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। जब एज अ स्टूडेंट आपके पास क्या क्या है, आपके पास वक्त है, आपको डेडलाइन दी गई है कि 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको इस पेपर की तैयारी करनी है। फिर आपके पास क्या ठीक है, है। कैलकुलेटर है, अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, रिवीजन किट है, आपके पास ये इतना अच्छा इतनी अच्छी ह्यूमन बॉडी है, इतना अच्छा दिमाग है, आपके पास ये मौका है कि आप परफॉर्म करें, आप मेहनत करें और इन रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे लेके जाएं एंड शो सम एफिशिएंसी। हम्म। ओके, सो व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज, आपके पास इंटरनेट है, लेक्चर्स हैं, आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, सबका भरपूर इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तो यू आर बीइंग हम्म। एफिशिएंट। बिल्कुल। एंड व्हेन आप एग्जाम में अपियर होंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप 80 अबव स्कोर करेंगे, तो क्या है, इंशाल्लाह। आप अपना डिजायर्ड टारगेट अचीव कर रहे हैं, विच मीन्स दैट यू आर इफेक्टिव। हम्म। This is the difference between efficiency and effectiveness. When you're utilizing your resources efficiently, भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, optimum utilize कर रहे हैं, you are efficient. And when you're achieving your desired goal, you are effective. हम्म। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इफेक्टिव होने हाँ, के लिए क्या ये जरूरी है, कंपल्सरी है कि एफिशिएंट हुआ जाए? आई थिंक सो। नहीं, ऐसे ही है, होना पड़ेगा ना। एफिशिएंट आप होंगे तो ही तो आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो उस तरह नहीं करेंगे तो वो चीज़ कैसे हासिल होगी। ठीक है। अब कायदे कुलिया ये है कि आप एफिशिएंट, अब मैं इसको हम एक एग्जांपल, एक कहानी से समझते हैं। आप हम्म। आप यकीनन कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, बिल्कुल। फैमिली डॉक्टर के बिल्कुल। पास गए होंगे। तो फैमिली हम्म। डॉक्टर के पास जब आप गए तो आपने उनके क्लिनिक में क्या क्या ऑब्जर्व किया जो आपको लगता है कि वो उनका रिसोर्स है? उनका बहुत सारी चीजें हैं। अगर बेस पॉइंट पे जाएंगे तो उनका क्लिनिक भी उनकी रिसोर्स है, उनकी एजुकेशन भी उनकी रिसोर्स है। उसके अलावा जो उनकी मेडिकल कंपनी से जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो उस तरह जहाँ से मेडिसिन आ रही हैं, वो उनका एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें हैं। आपने उनके क्लिनिक में कुछ देखा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स? जी जी, इंस्ट्रूमेंट्स देखें। क्या, जैसे कि? जो जिससे वो बुखार चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वेट चेक करते हैं। इसके अलावा जो है हार्ट बीट चेक करते हैं। वेरी गुड, ये वेरी चीजें। गुड, शाबाश। कभी ऐसा हुआ कि ये तमाम चीजें किसी डॉक्टर ने आपके ऊपर इस्तेमाल की हो, आपका वेट भी चेक किया हो, ब्लड प्रेशर भी चेक किया हो, थर्मामीटर से टेम्परेचर भी चेक किया हो, और बहुत अच्छे से आपको, मतलब पूरा अच्छे से आपको चेक किया हो, आपकी नर्व्स भी चेक की हो, और आपकी जबान, हम्म। आपकी आंखें, सब कुछ अपने औजारों से चेक किया हो, उसके हम्म। बावजूद आपको शिफा ना मिली हो और फिर आपको डॉक्टर चेंज करके कहीं और जाना पड़े? नहीं, मेरा ऐसा इतना एक्सट्रीम एक्सपीरियंस एक ही दफा गया है मेडिकेयर का, लेकिन वहां पे मिल गई थी ऐसा फिर शिफा। लोगों ऐसा लोगों के साथ होता है कि एक डॉक्टर के पास गए, शिफा नहीं मिली, फिर डॉक्टर चेंज किया, फिर कहीं और गए। ऐसा होता है लोगों के साथ। लेकिन नॉर्मली कहाँ करते हैं डॉक्टर, जो छोटे मोटे क्लिनिक वाले होते हैं इतना थोड़ी करते हैं। वो क्या? बात आपकी सही है, वो वाली बात कि मतलब मैं कह रहा था कि हर डॉक्टर जो है इस हद तक चेक नहीं करता कि सभी चीजें चेक कर ले। ये कुछ डिपेंड जगहों पे करता होता है है। ना, डिपेंड करता है। कुछ डॉक्टर्स एफिशिएंट नहीं होते, सारे रिसोर्सेज का हम्म। इस्तेमाल हम्म। नहीं कर रहे होते, नीड नहीं हम्म। होती। जहां जो चीज जरूरत है वो चीज आप करेंगे, जाहिर है। अगर आपको हम्म। सिर्फ हल्का फुल्का बुखार खांसी है तो वो क्यों लाके आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा? अगर कोई सिवियर, कोई बूढ़ा शख्स है तो यस, उसका फिर ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा, शुगर भी चेक की जाएगी, ये भी। तो वो ये सब हम्म। कहने का मकसद ये है कि ये सब चीजें वो यूज करे या ना करे। ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उसने सिर्फ आपके नफ्स पे हाथ रखा हो और आपको बस एक दवा दे दी हो और बोला हो कि ठीक हो हम्म। जाओगे, और आप वाकई में दूसरे दिन ही उठ खड़े होते हो, शिफा मिल जाती है। ओ, हकीम हालांकि हकीम। आपने उसको ये नहीं देखा कि उसने बड़े कोई रिसोर्सेज किए हों। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे जिनके साथ मेरा भी जरा वास्ता रहा है कि होम्योपैथ के डॉक्टर्स होते हैं, कुछ आयुर्वेदिक हम्म। डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनका गोल्डन नॉलेज, विजडम जो भी कह लें, उनके हम्म। हाथ में शिफा बड़ी होती है कि वो एक दफा आपको आपकी नब्ज पकड़ लेना तो बस आप ठीक हो जाते हैं, हम्म। आपको शिफा मिल बिल्कुल जाती ऐसा है।
सिर्फ हाथ पकड़ के ही बता देते हैं। एग्जैक्टली exactly. और बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्गाने दीन है कि जो सिर्फ दुआ करते हैं आपके हक में, तो आप कितना शिफायाब होने लगते हैं। ये भी देखा जी गया है। जी और ऐसा भी जी। देखा गया है कि कुछ ऐसे हैं जो ओवर एफिशिएंट बनते हैं। कुछ डॉक्टर्स वेरी हम्म स्मार्ट टिप टॉप आ रहे हैं क्लिनिक में, हर चीज प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, एकदम ग्लव्स पहन के बैठे हुए हैं और सब कुछ चेक कर रहे हैं, और आपको लग रहा है ओ कितना हाई फाई डॉक्टर है। ऐसा डॉक्टर तो हमने देखा हम्म, ही नहीं। ही इज सो बिल्कुल। ग्रूम्ड एंड बीइंग हाँ टू जी डॉक्टर। ओवर एफिशिएंट, यू नो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उनके हाथ से जी में जी। आपको पाई नहीं है, आपको ठीक ही नहीं हुए, आप फिर परेशान घूम रहे हो, हम्म, 10 दिन बाद भी दवा कम, कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, आप फिर भी परेशान हो। इट इज बिल्कुल पॉसिबल। यानी कि बात बिल्कुल। हमें सामने पता चली कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और ये हम्म जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो शख्स बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं वो अपना इफेक्टिवली रिजल्ट भी अचीव करे। अब जरूरी सही नहीं समझ। है। ठीक बिल्कुल। है। और ये भी बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि जो इफेक्टिव हो उनका एफिशिएंट होना भी जरूरी हो। हम्म अब हम इसको स्टडीज पे लाते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के गुजरे हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, वो आते हैं, और चूंकि हमारे पास सीवी सेंटर भी है तो हमारी काफ़ी ऑब्जर्वेशन इस पे रहती है, काउंसलिंग वगैरह भी चल रही होती है। तो उसमें हमने कुछ हम्म स्टूडेंट्स को देखा है कि वो आते साथ ना अपने दोस्तों के साथ ना आपस में मजाक कर रहे होते हैं और हंस बोल रहे होते हैं जैसे ही रिजल्ट लेके निकलते हैं ना। और यार हम्म मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ये देख बिना पढ़े 70 आ गए, तो सोच में पढ़ूंगा तो कितने आएंगे। हम्म, ये होता है MA1 में, ठीक है ना। ज्यादा होशियार नहीं बने कि MA2 F2 में भी ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ MA1 का ऐसा यही कॉमन होता है। कोर्स है कि जहाँ पे तुक्का लग जाता है, जहाँ पे कॉमन सेंस चल जाता है, जहाँ पे जो लोग जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, या जैसे आपका हम्म माशाल्लाह से एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो वो प्रैक्टिकल हम्म। एक्सपोजर होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स बगैर पढ़े भी सिर्फ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके 50 तो आ ही जाते हैं, 50 to 60। बस यही यही ठीक है। यही हुआ था इस हार में ही। पहला पेपर मैंने दिया था। मेरा तो दोस्त था, वो सेकंड टाइम दे रहा था MM1 की, और सेकंड टाइम में फेल हो गया था। और मैं मिर्चा वाला भी इवेंट ड्रॉप करा हुआ है मैंने अभी भी, उसके मतलब पूरे से उसके FIA के पैसे दिए मैंने कि मैं नहीं जाता। तो हम्म। अब मैंने क्या नाम है पेपर दिया, खुद ही सेल्फ स्टडी करी थी। जी। अब मेरे आ गए 56 आ गए। मैं पास हो गया। अब वो बेचारा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और पहला पेपर था मेरा। मेरा ये लोग पढ़ लेता तो क्या होता। हाँ, तो ये चीज होती है क्यों, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर था। अब यहाँ पे जी जी। एफिशिएंसी आपके लिए चेंज हो गई। आपकी हम्म एफिशिएंसी क्या थी, आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या किया, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। आप जब जो हम्म आप प्रैक्टिकली काम कर रहे थे उसको आपने वहां जाके प्रैक्टिकली एग्जाम में अपना दिमाग यूज किया। दैट वाज योर एंटायर रिसोर्स विच यू यूज्ड एफिशिएंटली। हम्म लेकिन अगर हम एक जनरल उसमें बात करें कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा, कि वो अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, जिसमें इंटरनेट आ गया, उसकी टेक्स्ट बुक आ गई, टेक्निकल आर्टिकल्स आ गए, कैलकुलेटर आ गया, लेक्चर्स आ गए, ये सब का उसने भरपूर इस्तेमाल किया है, तो वो एफिशिएंट है। हम्म, ठीक है। बिल्कुल लेकिन आपके लिए वो चीज चेंज होगी, आपने प्रैक्टिकली उस अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, एंड यू आर एफिशिएंट एंड दैट्स व्हाई यू बिकेम इफेक्टिव। ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ही आप अपना डिजायर्ड गोल अचीव करें जस्ट बिकॉज यू आर एफिशिएंट। नहीं। उस इफेक्टिवनेस, अगर मैं आपको थोड़ा सा, हम पढ़ाई से जरा सा डाइवर्ट होके रियल लाइफ की थोड़ी सा हम कर रहे हैं बात यहाँ पे, कि इफेक्टिवनेस का जो डायरेक्ट ताल्लुक है ना, वो आपके नंबर 1, इसको हम दूसरा वर्ड देते हैं डिजायर, डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन। ये 3 Ds होती है ना, तो इफेक्टिव हो जाता है बंदा। 3 Ds यानी कि आपकी सबसे पहले तो डिजायर होना चाहिए, चाह होनी चाहिए आपकी। आपका डिजायर था कि मैं MA1 फर्स्ट टाइम में निकाल लूं, दैट वाज योर हम्म डिजायर कि मुझे पास होना है और मैं कर हम्म लूंगा। ठीक है। हम्म डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन ये था कि आप अपने काम के साथ सिंसियर थे, सीरियस थे, आप अपना काम कर रहे थे, प्रैक्टिकली कर रहे थे, और एक्सपोजर चीजों का ले रहे थे। डायरेक्शन, हम्म डायरेक्शन सही थी आपकी कि आपको जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, यानी आप अगर बिजनेस में आप हो, या आप जो काम कर रहे हो आप उसी की पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स द डायरेक्शन। आपके अलाइंड थे दोनों चीजें। ऐसा हम्म नहीं कि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर डॉक्टर बनने का ले रहे हो और पढ़ रहे हो ACCA।
दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हो गई ना, ऐसा नहीं था। आप बिजनेस में हो तो आप पढ़ भी बिजनेस से रिलेटेड पढ़ा ही रहे हो, एसीसीए कर रहे हो, हम्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, ठीक है, तो योर जी। डायरेक्शन इज अलाइंड, योर डिजायर वाज देयर एंड योर डिसिप्लिन वाज देयर, एंड दैट्स व्हाई यू वर इफेक्टिव, यू वर एबल टू प्रूव इट, यू वर एबल टू क्लियर योर एग्जाम। तो बिल्कुल। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब इसी को आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी ले जाओ। अब इदारे हम्म, क्या करते हैं, अच्छा एफिशिएंसी का फिर आप बोलोगे कि मैम ठीक है आप ये सब तो बोल रही हैं, ओके फाइन, बट देन व्हाई आर वी स्टडीइंग एफिशिएंसी? व्हाई यू आर सेइंग दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों वर्ड्स, दोनों टर्मिनोलॉजीज बहुत अहमियत रखते हैं। अब बताती हूँ कि एफिशिएंसी का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है। ठीक है। बस, कॉस्ट। एफिशिएंसी का डायरेक्ट ताल्लुक कॉस्ट से। अगर आपका अच्छा। लेबर, फॉर एग्जाम्पल आप ओनर हैं और आपने लेबर हम्म, हायर की है, और लेबर में आपके पास 5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं और मशीन लगाई है, और उन 5 लोगों का काम है कि उस मशीन को ऑपरेट करें, सामान उससे प्रोड्यूस होगा, उसको वेयर हाउस में स्टॉक करें, और उसका जो भी है डेटा एंट्री उसकी करें, व्हाट्सएवर, ठीक। अब ये 5 लोग हम्म, जो हैं अगर ये एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो हम्म, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, इदारे की कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों? टाइम वेस्ट कर हम्म, रहे हैं। अब देखो एफिशिएंसी का क्या मतलब है, अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करना। तो रिसोर्सेज में कौन सी 3 चीजें हैं, टाइम, स्पेस, फिगर। तो ये हम्म, लेबर जो है अपने वक्त को जाया कर रही होगी, आइडल टाइम इनका बहुत ज्यादा होगा, बैठी है, हम्म, सुट्टा मार रहे हैं, चाय पीने चले गए हैं, नमाज ब्रेक 2-2 घंटे हम्म, का चल रहा है, हम्म। ठीक है, लंच हाँ, सही है। खत्म ये ही नहीं चीज हो रहा। सही बात तो आपकी वो इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, एफिशिएंसी पे, और वो डायरेक्टली है। इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फाइनेंशियल्स आपके कॉस्ट पे, कॉस्ट हम्म, बढ़ेगी, क्योंकि लेबर चार्ज कर रही है आवरली बेसिस पे। हम्म, और अगर सैलरी बेस्ड पे भी है तो मशीन जब जब आइडल बैठी है और लेबर मौजूद नहीं है तो वो आपके ऊपर कॉस्ट ही है ना, कि आप फारिग क्यों बैठे हो। बिल्कुल। टाइम जाया, बिल्कुल। पैसे टाइम वो जाया, जाया लॉस होता ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बहुत है। सारी चीजें। तो एफिशिएंसी, फिर स्पेस, लेबर आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस को भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रही, मशीन्स को ऑपरेट नहीं कर रही, 2 मशीनें फारिग बैठी हैं, सिर्फ 3 मशीनें चल रही हैं, क्यों भाई? चीजों का हम्म, इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऑलरेडी बहुत सारा रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बजाय सप्लायर से नया माल मंगवा लिया है। हम्म। सो दे आर नॉट बीइंग एफिशिएंट। क्या किस पे बर्डन आ रहा है, कॉस्ट पे, पैरा। ठीक है। इसी तरह फिगर, अगर कोई शख्स, कोई भी एम्प्लॉय, जरूरी नहीं वो लेबर ऑपरेशनल लेवल का हो, वो आपका हो सकता है सी लेवल का कोई डायरेक्टर हो, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, एंड ही इज द की हम्म, पर्सनल, वो की पर्सन, हम्म, और वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, वो इग्नोर कर रहा है, कुछ सीरियस इम्प्लीकेशंस है, वो डॉक्टर के पास जाके नहीं इलाज करवा रहा, या इलाज करवा भी लिया तो दवा जो उसने दी है वो नहीं खा रहा, तो ही इज हम्म, शोइंग सम केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ हिज बॉडी, एंड यकीनन वो उसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे आएगा, क्योंकि जिस दिन वो गिरा उस दिन आपके हम्म, बिजनेस ऑपरेशंस अच्छा खासा डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज ही इज योर की पर्सनल। बिल्कुल। एक दिन में तो रिप्लेसमेंट नहीं हो जाती ना, हम्म। टाइम लगता है, तो चीजें अफेक्ट होती हैं, डिसीशंस अफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बहुत पड़ेगा। ठीक है। तो एफिशिएंसी का डायरेक्ट ताल्लुक कॉस्ट से है। अब एक स्टूडेंट है, वो एफिशिएंट नहीं होता, तो हो सकता है वो अपने हम्म, लेक्चर्स मिस कर रहा हो लेजीनेस में, कि अरे छोड़ो कल ले लेंगे, अच्छा रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेक्चर रिकॉर्डिंग देख हम्म, लेंगे। तो ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज वेस्टिंग बिल्कुल। हिज एनर्जी, ही इज वेस्टिंग हिज रिसोर्सेज दैट ही हैज राइट नाउ। हु नोस कि हम्म, उसको कल ये वक्त मिले ना मिले। एक सही रिग्रेट बात। दिल में रह जाएगा कि मैंने प्रोडक्टिवली जो दिया गया था मुझे, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम्म। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी क्या है? शुक्र किसे जो कहते हैं? सिर्फ जो थैंक चीज यू है उस बोलने पे, को? नहीं, जो चीज है उस पे शुक्र करना, उसको मतलब सही से उसको रखना है, उसका इस्तेमाल करना। शुक्र का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वट एवर यू हैव, ऑफ द हम्म, रिसोर्सेज। जब हम्म, तक आप उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं करेंगे शुक्र नहीं होगा। आप भले हम्म। ही उसे जितनी दफा भी थैंक यू बोलें, इफ यू आर नॉट यूजिंग वट यू हैव, यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, वेस्टिंग इट। यू आर वेस्टिंग इट। वो किसी और को मिल सकता था, वो कोई और हम्म, इस्तेमाल कर सकता था, वाई यू, वाई इट हम्म, वॉज गिवन टू यू जस्ट टू बी वेस्टेड? सो दैट हम्म, शुगर, दैट शुगर। अब आइए, ये जो 3D का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया? ये वल अस्र से आया है। वल अस्र, इसकी क्या ट्रांसलेशन है? आम ट्रांसलेशन है, बहुत सबको पता है।
वक्त, जमाने की कसम। जमाने की कसम। तो ये क्या है, जमाना क्या है? जमाना इज इन द एरा you're born in, the time period you're born in. That's the हम्म zamana. The culture you're born in, the area you're हम्म born in, the space, and it's the figure, the body that you have, the body that has been given to you. लंबी, हम्म छोटी, नाटी, काली, मोटी, गोरी, जैसी भी है वो आपकी बॉडी है और वो आपको दी गई है अल्लाह की तरफ से। हम्म, एंड दैट्स वलस्र, यही तो जमाना है जिसकी कैद में आपको भेजा गया है। वल बिल्कुल। अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, और बेशक इंसान खसारे में है अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। सिंपल एज इट इज। वआमिल हम्म। सालिहन, जो उस पे हाँ। अमल करेगा। अमल सॉले क्या है? टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स इट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, देखें। अब मुझे एक बात बताएं, एक छुरी है यहाँ पे, मेरे पास अभी है नहीं, एक छुरी है। तो एक छुरी की हम्म ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है? कि मैं उससे कत्ल करूं या मैं उससे सब्जी काटूं? सब्जी काटी। ये कैसे पता चला आपको कि यही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? हो सकता है जिसने कत्ल किया तो उससे लॉस भी हो रहा है ना मार दूसरी तरफ, लॉस हो रहा है। दैट इज अमले सॉले। ठीक है, तो अमले सॉले वी ऑल नो व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आइए जरा काम की बात। वैसे ये सारी काम की बातें थी, लेकिन अब काम की बात, अकाउंटेंट के लिए काम की बात होती है जहाँ पैसे की बात होती है, जहाँ नंबर्स की बात होती है, जहाँ जहाँ थोड़ी फिगर्स की बात आ रही होती है, रादर देन जस्ट द थियोरेटिकल पार्ट। तो ये काम की बात यहाँ पे ये है कि ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, क्या है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मैंने आपको क्या कहा था डे वन पे? कि जब हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसके दो हिस्से हैं। एक है, बताइए। अकाउंटिंग और हम्म। वैल्यूशन। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। हाँ, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूशन। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन, तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो वैल्यूएशन का हिस्सा है। ठीक है। रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग में से एक बात नहीं होगी? इसीलिए एक बात है, क्योंकि अकाउंटिंग का ही तो हिस्सा है ना रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द वर्ड एंड दीज टू आर द फंक्शंस, रिकॉर्डिंग एंड सही है, वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग और वैल्यूशन। ये ठीक है। इसके फंक्शंस हैं। मतलब इसके हम्म, बगैर अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है और अकाउंटिंग के बगैर ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, ऑफ कोर्स। अब हम्म, आइए जरा फॉर्मूला अपनी नोटबुक में या पेपर पे जरा लिख लीजिए, ताकि फिर जब हम समझ पे आए तो बार बार मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ेगी। लिखिए रीऑर्डर लेवल, हेडिंग डालिए ठीक है। रीऑर्डर लेवल, और ये फॉर्मूला फटाफट से लिख लीजिए। मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल हेडिंग डालिए और फॉर्मूला लिखिए। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। ठीक है मिस। हम्म। मैक्सिमम लिख। लेवल, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज प्लस मिनिमम लीड टाइम। ठीक है। ठीक हो गया। अब आइए इन सब का मतलब क्या है जरा इसको समझते हैं और फिर हम एक सम के जरिए करते हैं। देखिए जी, हम आप माशाल्लाह से प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, तो विच इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड इवन इन अ बेटर वे। ये हम्म आपका वेयर हाउस है, ठीक है। ये आपका वेयर हाउस है। वेयर हाउस का कोई ना कोई मैक्सिमम लेवल होगा कि इससे ज्यादा स्टॉक आप नहीं रख सकते। यस और नो? हम्म, बिल्कुल। ठीक है। और वेयर हाउस का कोई मिनिमम लेवल होगा कि इससे कम, इससे कम हम्म जाना हम्म। नहीं चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, हाँ। नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ। ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा है आपका बफर इन्वेंट्री या सेफ्टी। ठीक है। ठीक है, कि ये तो आपके हम्म पास बैकअप पे रखा हुआ हो ना हर वक्त, होना ही चाहिए। हम्म, मतलब ये यहां तक अगर मिनिमम लेवल तक बात पहुंच गई है कि वेयर हाउस में आपका सामान मिनिमम लेवल पे पहुंच गया है, मतलब खतरे की घंटी, फौरन ऑर्डर प्लेस करो। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब बस उतना ही रह गया है कि जितना बैकअप में 2 दिन चल जाए सामान या 3 दिन चल हम्म जाए। ठीक है। हम्म। मैक्सिमम लेवल क्या ऑन दी अदर हैंड, कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो महंगा ओवर। पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक हम्म। सेकंड दीजिएगा मुझे। हेलो ठीक है। सर।
जी। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम जी लेवल जी क्या है और बफर इन्वेंट्री क्या है। जी जी जी। ठीक है। अब आइए, एक आपका आता है रीऑर्डर लेवल। हम्म रीऑर्डर लेवल यानी कि वो लेवल कि जब इन्वेंट्री यहां तक पहुंच जाए ना, तो आपको हम्म आइडियली ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इस पॉइंट पे मिनिमम लेवल आपको पे पहुंच जाए आइडियली मतलब। रीऑर्डर लेवल पे जब पहुंच जाए, तो रीऑर्डर लेवल नाम ही कह रहे हैं कि इस वक्त रीऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है। इस लेवल पे जब आपकी इन्वेंट्री आ जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, विच इज, ये आपको सेफ साइड पे रखता है कि आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंसी नहीं है कि भाई माल खत्म हो रहा है, क्योंकि अर्जेंट पे जाओगे तो माल एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप अगर बिल्कुल। सप्लायर को बोलोगे ना अर्जेंट ऑर्डर है, कल ही भिजवाओ, 2 दिन में भिजवाओ। हाँ, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा फिर। एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या है, इट्स द बेस्ट टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हम्म इकोनॉमिकल है यहाँ पे, भले वो 1 हफ्ता ले ले, 10 दिन ले ले, कोई मिसहैप भी हो जाए, डिले भी हो जाए, आपको टेंशन नहीं है। हम्म ठीक है। बिल्कुल। मिनिमम हम्म लेवल समझे, यहाँ तो अलार्म बज गया ना, खतरे की घंटी, अब आप डिले 1 दिन भी नहीं कर सकते, ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये है रीऑर्डर लेवल, ये है मिनिमम लेवल, ये है मैक्सिमम लेवल, ये है बफर इन्वेंट्री। अब आइए, ठीक है। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं री ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है? दी री ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो यानी कि ये लेवल पे जब आपके वेयरहाउस में माल पहुंच जाए, तो इस वक्त मैं सप्लायर को कॉल करके कितना माल मंगवाऊं, हम्म दैट इज द री ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको EOQ भी कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। सही है। जिसका एक फॉर्मूला है जो अभी हम आगे या इसमें देखेंगे, या हम F2 का फटाफट लगा के वहां से ले लेंगे। ठीक है। तो ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और यही सारों का आपने फॉर्मूला लिख लिए है। अब हम इसको सम के जरिए सॉल्व कर लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है। ये सम है, आपके सामने फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब आप जरा खुद हम्म से ट्राई कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिकॉज मैं इट्स करता वेरी सिंपल, जो क्वेश्चन में डेटा है सिंपली उसको फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं कि मैक्सिमम लेवल किसे कहते हैं, मिनिमम लेवल किसे कहते हैं, बफर इन्वेंट्री क्या होती है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, और रीऑर्डर लेवल क्या होता है। हूँ। ठीक है। सो यू हैव large table with 5 minutes टू multiple। डू दिस। ठीक है।
हो गया अब्दुल्ला? मिस पहला वाला तो हो गया, पहला है सी। ए जो है ना उसका है आंसर सी। ठीक दूसरा बस 1 मिनट। हम्म अच्छा, बी है डी। चलो देखते हैं। यही कंफर्म। ठीक है। अच्छा, करेक्ट आंसर पार्ट ए 10,820 यही आ रहा है। हम्म। परफेक्ट हो गया। बी का डी आ रहा है 1750। हम्म। परफेक्ट हो गया। अब ये जो एवरेज जो है, इसमें एक सवाल है, जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, बी पार्ट जो है, पूछे। इसमें क्वेश्चन ये है कि आप इस फॉर्मूला में हमारे पास आ रहा है एवरेज लीड टाइम। हम्म ये तो तुक्के से लगाया मैंने कि 11 से 15 लिखा हुआ है, तो मैंने चलो 13 कर लेते। एवरेज लीड टाइम है मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं एक या मिनट लिख लेता हूँ ये भी। हाँ, और इसी तरह यूजेज का भी यही है, मिनिमम यूजेज प्लस मैक्सिमम यूजेज डिवाइड बाय 2, ये एवरेज है। ये फॉर्मूला हो गया इसका, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम प्लस। डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, एक सवाल जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी मगर नहीं आया, तो समझदार हो काफी, खुद ही समझ गए, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है। बफर इन्वेंट्री का दूसरा नाम मिनिमम लेवल का दूसरा नाम सेफ्टी इन्वेंट्री, यानी इन तीनों में से जो भी नाम आएगा ना, आपने फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है। ये आपने बताया था ना अभी, तो इसलिए नहीं पूछा। चलो ठीक हो गया, मुझे लगा मैंने मिस कर दिया। ठीक है, डन हो हम्म। गया। अच्छा हम्म। जी, आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम्म। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से। एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल्स टू सेफ्टी इन्वेंटरी प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब बफर इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री। हम्म ठीक हो गया। अब जरा ठीक ये है। सवाल कीजिए। यू हैव जस्ट 2 minutes टू डू दिस। ठीक है। मिस इसका आंसर है ए। वेरी गुड, अच्छा, जबरदस्त। मैंने एक बार बताता हूँ आपको मैंने किस तरह करा है। बताएं। मैंने ये नहीं देखा रेट ऑफ डिमांड विच वेरीज बिटवीन 200 700 पर वीक, मैंने सब छोड़ दिया। फॉर्मूले में हमारे पास सीधा सीधा ये सेफ्टी इन्वेंट्री प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो इसको मैंने हाफ कर लिया, 3,000 का 1,500। हम्म
ठीक है, और इसी ये तरह करना है ना, सप्लीमेंट्री ऐड मतलब कर ली, बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट। मेरा एक्स्ट्रा माइंडसेट थोड़ा इस तरह का है, इंफॉर्मेशन मैं पेपर में एक्स्ट्रा ऐसे ही करता हूँ। इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी टू कंफ्यूज यू। लेकिन ठीक है। अगर वही बात है, देखो, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, और डायरेक्शन क्या है आपका? कंपास। कंपास हम्म आपको सही बता रहे हैं ना कि भैया मैं इधर उधर क्यों उलझूं, जब मुझे पता है कि मुझसे पूछा जा रहा है एवरेज इन्वेंट्री, उसका फॉर्मूला मुझे याद है, और इस फॉर्मूला में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है उसमें मैं क्यों उतना कॉम्प्लिकेट करूं मैटर को? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, हम्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाओ और पुट करो, दैट्स इट। ठीक है। ठीक। गुड। अब आइए, आज अच्छा, हम एक क्वेश्चन ये है, ये जो हम्म हाफ ऑफ द, इसका क्या फॉर्मूला है? ये जो हाफ इससे निकाला है मैंने, तो 3,000 था ना, 3,000 का तो हाफ तो आने 1,500 है, वैसे किस तरह निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा जैसे आपने निकाला है, यही तरीका है। 3000 डिवाइड बाई 2। नहीं। बिल्कुल सही किया आपने, ठीक ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ तक हम स्टॉप कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, बस वो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, और फिर उसका जो एप्लीकेशन है या सम है वो हम इंशाल्लाह, और उसका जो भी समझना है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास। ईओ क्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 COD डिवाइड बाई CH। ठीक है। अच्छा, मिस एक क्वेश्चन था। हम्म मैं थोड़ा सा घर से, आपको पता है, फोर्स होता है कि भाई कब बहुत स्लो चल रहे हो, तो ये कि एक और सब्जेक्ट ले लूँ, एक और पेपर उठाऊं, या क्या करूं? मैं सोच रहा हूँ रमज़ान के बाद उठाऊं, कि मुझे तरावी वगैरह ही पढ़ानी होती है ना, हाफिज हूँ मैं, तो समझ नहीं आ रही। देखो। अच्छा, फिर ये भी कि 21 साल हम्म के हो गए हो, मैं जस्ट अभी 10 जनवरी को 21 का हुआ ना, और लेट इस वजह से भी हुआ कि मैं दूसरे साइड पे ज़्यादा था, मतलब ये बिजनेस वगैरह का ना, और जॉब साथ साथ था, इस वजह से लेट करा इसको मैंने। एम आई बहुत ज़्यादा लेट या सही है? आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी ACCA में एज अ स्टूडेंट? लास्ट ईयर कर रही थी मैंने, लास्ट दिसंबर ईयर, में। 2025 दिसंबर। 2024 दिसंबर, सॉरी, ट्वेंटी हाँ, ट्वेंटी फोर 24 दिसंबर दिसंबर। ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले तो एक बात है कि छोड़ दो, जिसको जो बोलना है ना बोलने दो। सबसे पहले क्या? बात की एक बात, ठीक है, अपने ना यहाँ हॉर्स, पता है क्या करते हैं हॉर्स? यहाँ पे ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं, क्यों? हम्म, ताकि वो फोकस कर सके, इधर उधर ध्यान ना दे। जब आप बिल्कुल। फोकस्ड हो जाते हो ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती है। जब इधर उधर हम्म से नॉइज और डिस्ट्रैक्शन और केओस और फिर वो कंफ्यूजन और दिल में वसवसे, तो वो फिर मसला हो जाता है। तो सबसे पहले हम्म ब्लेंडर्स लगा लो। इंशाल्लाह हम्म इंशाल्लाह आपका जरा भी मसला नहीं होगा। 2026 में आपका पूरा FI कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, आप अगर हमारी गाइडेंस फॉलो करते रहेंगे तो कोई हम्म मसले वाली बात नहीं है, आपका हो जाएगा। एंड यू आर नॉट टू ओल्ड, आप 21 ईयर्स के हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जहन में टारगेट हम्म बना लो, मेरे पास 2 साल हैं, 2 साल के अंदर अंदर मुझे पूरा ACCA कंप्लीट करना है, विच आफ्टर टीचिंग यू 2-3 क्लासेस आई नो यू कैन डू इट, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड बिकॉज जो आपका, आप ये नहीं सोचो कि पिछला साल आपका वेस्ट किया है, आपका पिछला साल बहुत बहुत आपको हेल्प कर रहा है इस वक्त स्टडीज को अपना नेक्स्ट हम्म लेवल पे जाने के लिए। जो मैं आपसे हम्म बहुत सारी बातें शेयर कर रही हूँ ना, मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हम्म, नहीं कर रही होती, इसलिए क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं होता। अच्छा। जिसका जो लेवल है उसको उस हिसाब से मैं लेके चलती हूँ, तो आपका जो लेवल है मैं आपको उस हिसाब से लेके चल रही हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग डीप। और मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, आप माशाल्लाह, आपका आपकी बहुत अच्छी स्पीड है और बिल्कुल सही है, आप सही चीज़ ग्रैस्प कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही है। और हम्म मुझे आप डिसिप्लिन्ड भी लग रहे हैं आपकी बातों से, और चूंकि आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी हम्म, मुझे नजर आ रहा है, और आपके अंदर डिजायर भी नजर आ रहा है। तो जब 3Ds हैं तो इफेक्टिव होने से कौन रोक सकता है आपको? ठीक माशाल्लाह। है। ठीक है। तो अच्छा, इंशाल्लाह और इधर उधर नहीं सुने, फोकस्ड रहें। हम्म हाँ, अब आपका दूसरा सवाल कि मैम क्या मैं 2 पेपर्स उठा लूँ, तो हम्म इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं कि क्या आप मैनेज कर सकोगे? आपको लग रहा है आपका जॉब भी है और सब चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रेसफुल तो नहीं हो जाएगा, बर्डन तो नहीं हो जाएगा? तो आई ये थिंक रमजान के बाद मैं कर सकता हूँ, मतलब फौरन रमजान के बाद कर सकता हूँ, लेकिन अब वो भी देखना होगा ना, कोर्स कब चल रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं, उस हिसाब से। मैं आपको बता रही हूँ, 2026 FI आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि आप शायद एक आधा कोई स्किल का पेपर भी दिसंबर में दे रहे हो। इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, तो ये मैं इस तरह से आपको हम लेकर चल रहे हैं। तो आप परेशान नहीं हो, आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, जैसे जैसे MA2 का कोर्स नियर कंप्लीशन होगा, मैं कुछ और आपको टिप्स वगैरह दूंगी, जिससे आप एक और हम्म पेपर विद इन 15 to 20 डेज आप दे सकोगे इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह। अभी नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, अभी पहले थोड़ा हम MA2 की बेस फेस बना लें, जरा अच्छे से आपकी बेस बन जाए। और हम्म
हम इसके कोर टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर टॉपिक्स हैं, फिर ही मैं आपको उस हम्म, नेक्स्ट चीज बता सकती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक चलिए, है अपना मिस, बहुत थैंक यू। सारा ख्याल रखें अब्दुल्ला, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। बस। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपकी एक कवर क्लास में रखूंगी। मोस्ट प्रॉब्ली मैं, मेरे जहन में है कि कल ही रख लूं, ठीक लेकिन है। बाय एनी चांस कल पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाता, तो फिर सैटरडे को हम्म। डेफिनेटली होगी इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, वैसे कल क्लास होगी, परसों होगी? वो मैं आपको परसों होगी ना? बाय टुनाइट मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि कल होगी या परसों होगी। ठीक है। मेरी ठीक है पूरी मिस। कोशिश है कि कल हो जाए। ठीक है? ठीक है। ओके, ठीक है, चलो थैंक यू। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।